मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी एमपीजी के, राइट। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की भैया अगर हम बात करें तो इसके जो मेन टॉपिक्स हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत, वो मेन टॉपिक्स हमारे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या हमारे सिलेबस में आएगा जिस चीज को हमने पढ़ना है, राइट। और उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे कि पहले हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लें कि क्या क्या चीज हमारे सामने आनी है और किस किस चीज से होकर हमें इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में गुजरना है, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है और हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको रफा दफा करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमें इस तरीके से चलना है कि हमारे क्वेश्चन ओरिएंटेशन बने, एग्जाम में हमें उसका प्रॉफिट हो, राइट। चलिए, तो उसका अगर हम डिस्कशन करें तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो है उसमें जो हमारे बेसिक टॉपिक्स आने हैं उसमें सबसे पहला पार्ट जो हम आज तैयार करेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य परिचय क्या है। दूसरा हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का गठन क्या है। तीसरा हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। देन अगला देखेंगे हम इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था। तो द सिस्टम कम्स हियर, द पॉलिटिकल सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश पर जाएंगे। हिस्ट्री वैसे इनिशियल सेक्शन होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के ऑर्डर में मैं इसलिए नहीं ले रहा मैं मध्य प्रदेश के ऑर्डर में पहले हिस्ट्री को, क्योंकि बेटा उसका कारण है। पहला कारण तो मध्य प्रदेश में यह है कि हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है। दूसरा कारण यह है कि अगर मैं इनिशियल लेवल पर उठाता हूं तो शायद आपको वो थोड़ा सा ज्यादा भारी भी लगने लग जाए, राइट। और देन नेक्स्ट आता है आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राइट। तो इन चीजों को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। दिस विल बी आर पार्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर आर एग्जामिनेशन, राइट। अगर हम इसको बेसिकली देखें कि मध्य प्रदेश को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई द मध्य प्रदेश। तो बेसिक फिलोसफी अबाउट द मध्य प्रदेश जो लोगों की कॉमन कंसर्न में है, और मैं ये नहीं कहता, ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने स्वयं प्रमाणित किया है। जो परिभाषा मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार जो मध्य प्रदेश की परिभाषा आती है बेटा, वो परिभाषा है कि एमपी अजब है और सबसे गजब है। क्लियर है? यानी कि बिल्कुल इसी तरीके की चीज है जो मैं यहां लिख रहा हूं ना स्क्रीन पर, जो तुम्हें दिखाई दे रही है अभी सभी लोगों को, बिल्कुल इसी तरीके की चीज है कि वास्तविकता में मध्य प्रदेश जो है, चाहे आप उसके इंट्रोडक्शन की बात कर लें, चाहे फॉर्मेशन की बात कर लें, चाहे ज्योग्राफी की बात कर लें, चाहे इकोनॉमी की बात कर लें, अदर पार्ट्स की बात कर लें, मध्य प्रदेश में सभी कुछ अजब गजब है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी की बात करो तो भारत के सेंटर में है। जैसे आपने पजल ड्रॉ की होगी, तो पजल ड्रॉ करते हुए आपने एक चीज ध्यान रखी होगी कि उसके सारे जो पजल इक्विपमेंट्स होते हैं या जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो बीच में एक सेक्शन खाली रह जाता है, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है कि क्या करना है उसमें, राइट। उसी तरीके से भारत के नक्शे पर अगर हम सारे राज्यों को बना दें तो मध्य प्रदेश का नक्शा अपने आप ही फॉर्म हो जाएगा। उसका कारण है मध्य प्रदेश किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता, पूर्णतः भू आविष्ठित राज्य है। इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं एमपी डज नॉट टच एनी इंटरनेशनल बॉर्डर एंड इट इज कंप्लीटली लैंड लॉक्ड स्टेट इन इंडिया, राइट। मध्य प्रदेश जो है भारत में पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों ओर भू आविष्ठित है। तो इसीलिए चारों ओर के राज्य आप बना दीजिए, मध्य प्रदेश अपने आप निर्मित हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी बोल के गए थे कि मध्य प्रदेश का निर्माण करना है तो भारत के नक्शे पर अन्य राज्यों को बना दीजिए, मध्य प्रदेश आपको स्वतः ही निर्मित हुआ मिल जाएगा। तो ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन इसकी ज्योग्राफी में आप जाकर देखोगे तो आपको जो एग्जैक्टली जो शेप मिलता है मध्य प्रदेश का, वो इतना डिस्ट्रीब्यूटिव इन फॉर्म है। मतलब अगर आप उसके प्रकृति में देखोगे तो वो इतना बटा हुआ है, वो इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ तरीके से बना हुआ है कि आप देखोगे कहीं एकदम से उत्तर प्रदेश आ जाता है, कहीं एकदम से राजस्थान बीच में आ जाता है और फिर एकदम से मध्य प्रदेश आ जाता है। कभी ट्रेन में यात्रा करो तो ट्रेन में आप यात्रा करोगे तो बीच में देखना, आप जब चलोगे तो बीच में आपको मैसेज आएगा रोमिंग का, फिर उसके बाद आएगा रोमिंग क्लियर्ड, फिर रोमिंग क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से बड़ी अजीब गरीब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के हिस्ट्री में भी आप जाओगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लगभग भारत के सभी राज्य आकर के मध्य प्रदेश से एक साथ जुड़ जाते हैं, राइट। तो जो लगभग सभी राज्य आकर के भारत के मध्य प्रदेश से जुड़ जाते हैं, ऐतिहासिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, और डेफिनेटली इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट आप बोल सकते हो वेज फॉर द इकोनॉमी एज वेल। इट इज वेरी वेल कनेक्टेड विद द रेल रूट्स, इट इज वेरी वेल कनेक्टेड विद द एयर रूट्स, इट इज वेरी वेल कनेक्टेड विद द रोड रूट्स, इट इज वेरी वेल कनेक्टेड विद द मेनी अदर रूट्स, राइट। लाइक ड्राई पोर्ट्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं, जैसे मालनपुर में भिंड बना दिया गया, सॉरी भिंड में मालनपुर बना दिया गया, या इंदौर के पास धार में आप पीथमपुर की बात कर लो, धार जिले में जो आता है। ड्राई पोर्ट्स हैं आपके दोनों, शुष्क बंदरगाह है, राइट। शुष्क बंदरगाह जो मैं बोल रहा हूँ, इस शब्द का आशय जो होता है वो एक इस प्रकार के बंदरगाह से होता है, दैट मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राई पोर्ट, इसका मतलब होता है कि हम किसी एक बंदरगाह, जो जलीय बंदरगाह है, तटवर्ती बंदरगाह है, कोस्टल पोर्ट है, उसको हम बाय रोड
या बाई ट्रेन हम किससे जोड़ देते हैं, इनलैंड एरिया से। इनलैंड एरिया मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं इंडिया के पेनिनसुलर रीजन की, तो यहां पर अगर हम बात करें दिस इज आवर मुंबई पोर्ट, ये मुंबई पोर्ट है, तो इस मुंबई पोर्ट से एक रूट निकाला जाए और सीधा रूट कहां तक जाए, हमारे पीथमपुर तक आए, तो ये पीथमपुर क्या हो गया, एक ड्राई पोर्ट बन गया। ड्राई पोर्ट इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कोस्टल एरियाज और द वाटर एरियाज, कि ये सीधा जलीय क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस वजह से इसको ड्राई पोर्ट कहते हैं। इकोनॉमी में ये सेक्शन आएगा तो हम उसको और अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि पीतमपुर कैसे ड्राई पोर्ट बन गया वगैरह वगैरह चीजें, राइट। चलिए, लगता बच्चा दिल पे ले गया बात, बेटा कुछ उल्टा सीधा वैसे बोल गया हूं तो। चलिए, तो अगर हम मध्य प्रदेश की वास्तविक, चलिए ये तो एक ऐसा पार्ट हो गया कि ठीक है हम लोगों ने उसको समझने की कोशिश कर ली। पर्यटन विभाग का एक प्रचार ऐड आया और उसमें बोला एमपी अजब है, सबसे गजब है। मुझे, मैं अपने फीलिंग से बताऊं, अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। लेकिन अगर हम बेसिकली अपने डेफिनेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो डेफिनेशन हो सकता है वो किस प्रकार का हो सकता है, इसे हम सीधे तौर पर बोल सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है कि मध्य प्रदेश what is often called the central province before the independence of India, when the British rule was there in India। भारत में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तब हम इसे सेंट्रल प्रोविंस के नाम से बेसिकली जानते थे, यानी मध्य प्रांत कहते थे, हम इसे मध्य भारत के नाम से जानते थे। तो ये है दैट मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस इज अ स्टेट इन सेंट्रल इंडिया एंड इट्स कैपिटल इज भोपाल एंड द लार्जेस्ट सिटी इज इंदौर विद ग्वालियर, जबलपुर एंड उज्जैन बीइंग द अदर मेजर सिटीज, राइट। मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत मध्य भारत का एक राज्य है, यानी कि भारत के बिल्कुल मध्य में आता है ये। इसकी राजधानी वर्तमान में भोपाल है, इसके बारे में हम सभी को पता है, हम सभी मध्य प्रदेश से हैं इसलिए मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा शहर जो है वो इंदौर है। इसके साथ साथ ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, ये इसके अन्य प्रमुख शहर हैं जो बड़े शहरों में गिने जाते हैं मध्य प्रदेश के। बड़े शहर मतलब हम बोल सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के विकसित शहर हैं। विकसित शहर इन द सेंस ऑफ लाइफस्टाइल, विकसित शहर डेवलप्ड सिटीज इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, डेवलप्ड सिटीज इन द सेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड मेनी अदर वेज, ठीक है। तो उसके सेंस में जो डेवलप्ड सिटीज हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो ये एक तो कॉमन सी डेफिनेशन हो गई मध्य प्रदेश की कि क्या परिभाषा हम दे सकते हैं, और इससे अच्छी और इससे बढ़िया परिभाषा और इससे छोटी सुंदर सी परिभाषा दी नहीं जा सकती। द इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स और स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पोर्शन कि कहां से आपके एग्जाम ओरिएंटेशन शुरू होते हैं, क्वेश्चन ओरिएंटेशन शुरू होते हैं। उसमें कई सारी कहानियां भी हमारे सामने आती हैं, उनके बारे में भी हम लोग समय समय पर बात करते रहेंगे। फिलहाल ये जो हेडिंग है वो हमसे कह रही है कि मध्य प्रदेश के अलावा भी कई अन्य नाम हैं। पहला तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश इसका नाम इसलिए भी रखा गया क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। इट इज सिचुएटेड एक्चुअली इन द मिडिल ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये नाम इसको देने वाले थे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, इनका एक बड़ा अच्छा कनेक्शन था मध्य प्रदेश से, स्पेशली मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल से। भोपाल को राजधानी बनाने में ना जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत मशक्कत की है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा बोला जाता है कि भोपाल को राजधानी बनाने में जो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मध्य प्रदेश के गठन से पहले भी अपने पूरे कार्यकाल में लगभग 1.5 दर्जन बार या शायद इससे भी ज्यादा बार मध्य प्रदेश और भोपाल की विजिट पर आते रहते थे। उनकी एक बड़ी पॉपुलर कहानी है, वो आपने सुनी होगी जरूर, कि एक दफे जब जवाहरलाल नेहरू भोपाल आए थे तो ऐसा माना जाता है कि वो एक सिगरेट पिया करते थे, उसका ब्रांड होता 555 ब्रांड, 555, और वो 555 ब्रांड जो 555 ब्रांड होता उसी की सिगरेट पीते थे, और कोई ब्रांड उनको चलता नहीं था, जमता नहीं था नेहरू जी को। तो रंगीले मिजाज तो थे ही नेहरू जी, तो वो 555 ब्रांड की जो सिगरेट थी वो हो गई खत्म, और उसके पैकेट भोपाल में अवेलेबल नहीं थे, भोपाल में बनते नहीं थे। तो जो नेहरू जी थे उन्होंने शाम का खाना खाने के लिए बैठे, अधिकारियों को पता चला, बोले नेहरू जी जो है खाने के बाद जो है सिगरेट पीते हैं। तो पूरे के पूरा जो प्रशासनिक महकमा था उसमें तो खलबली मच गई, बोले प्रधानमंत्री जी के लिए सिगरेट भोपाल में नहीं मिल रही, अब सिगरेट कहाँ से लाएं, पूरे भोपाल में कहीं सिगरेट नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि प्रशासनिक महकमे ने एक तुरंत निश्चित एक निर्णय ले लिया, एक डिसीजन ले लिया कि भोपाल से उन्होंने एक विशेष विमान रवाना करवाया इंदौर, और इंदौर में एक व्यक्ति को बोल दिया, बोले आप 555 ब्रांड की सिगरेट ढूंढ के लाओ। वो बहुत सारे पैकेट 555 ब्रांड के लेके एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था। वो विमान वहां लैंड किया, 555 ब्रांड पैकेट के सिगरेट के पैकेट लिए, और विमान वहां से वापस से रवाना हो गए भोपाल थोड़ी दूर में। तो एक विशेष विमान गया था भाई साहब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के लिए, सत्य किस्सा है, मैं आपको कोई
कोई मौकरी नहीं कर रहा कि इस टाइप का कोई मजाक में या जोक्स में नहीं कर रहा जैसी मेरी आदत है। ये सत्य किस्सा है, जो आप देखोगे, खोजोगे इसको तो आपको इजीली मिलेगा कि हाँ ये सत्य किस्सा है, कि ऐसा वास्तविकता में हुआ था, रियलिटी में हुआ था, है ना। तो मध्य प्रदेश नाम जवाहरलाल नेहरू ने दिया और उन्होंने इसे हृदय प्रदेश भी कहा है, क्योंकि वो यहाँ के बहुत बड़े दीवाने थे और वो कहते थे ये तो भैया भारत का हृदय स्थली है। इस तरीके से, मतलब यहाँ तो बिल्कुल भारत की आत्मा बसती है। उनका मानना ये था दैट द सोल लिव्स इन इंडिया, the soul of India lives in Madhya Pradesh, right? Okay, it says that river bed, maternal home of river, इसको नदियों का मायका भी कहते हैं। उसका कारण है, देखो किसी भी स्त्री के लिए, क्योंकि नदियां जो हैं वो हमारे पौराणिक महत्व के अनुसार, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं तो हमारे कुछ पौराणिक महत्व होते हैं और हमारा इतिहास पुराणों से जुड़ा हुआ है, जो हमारे ओल्डेस्ट लिटरेचर है। पौराणिक महत्व के अनुसार देखा जाए तो एक स्त्री का मायका जो होता है वो होता है जहां उसका जन्म हुआ हो। इसी तरीके से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक संख्या में नदियों का उद्गम होता है। दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ द रिवर्स, राइट? इट इज ओरिजिनेटेड मैक्सिमम इन नंबर्स इन मध्य प्रदेश, इसीलिए इसे नदियों का मायका के नाम से जाना जाता है। यानी संपूर्ण भारत में इसका एक और नाम है जो है नदियों का मायका, ठीक है। एंड देन थर्ड इज टाइगर स्टेट, राइट? ये टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, हालांकि टाइगर स्टेट वर्तमान समय में इसका दर्जा इसको नहीं दिया गया है। पिछले साल बाघों की जनगणना फिर से हुई है, अभी हालिया तौर पर उसके डेटा को फिर से रिलीज किया गया था, एक करंट अफेयर का पार्ट बनेगा आपके लिए। उसके अनुसार जो मध्य प्रदेश था उसमें बाघों की संख्या वर्ष 2011 और 2012 के दौरान बहुत तेजी से गिरी। कारण था बाघों का अवैध शिकार, यानी इलीगल हंटिंग ऑफ द टाइगर्स। दूसरा, फेवरेबल एनवायरनमेंट खत्म हो जाने की वजह से बाघों की शिफ्टिंग भी यहां से बहुत हुई, जैसे कि बहुत सारी संख्या में इनको गिर, जो गुजरात में नेशनल पार्क आता है, राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर स्थानांतरित किया गया। इस वजह से मध्य प्रदेश में तेजी से जो एक रेट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द नंबर्स इन टाइगर्स आया था, उसकी वजह से जो मध्य प्रदेश था उसमें टाइगर स्टेट का जो दर्जा उसे दिया गया वो छीन लिया गया था, और कर्नाटक स्टेट जो है उसको टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। हालांकि 2015 के बाद मध्य प्रदेश ने फिर से प्रयास जारी किए और बहुत तेजी से बाघों की संख्या बढ़ाई भी। आज की डेट में आप बात करोगे तो वापस मध्य प्रदेश जो है, अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं, पूरे देश में सबसे ज्यादा संख्या जो बाघों की है वो मध्य प्रदेश में फिर से दर्ज की गई है। और साथ ही साथ कमलनाथ जी की जो पहली सरकार थी, कांग्रेस सरकार, जिसको हटाकर मामा जी फिर से आ गए। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश जो है उसको सोया स्टेट कहने का कारण है कि मध्य प्रदेश जो है वो भारतवर्ष में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे भारतवर्ष में कौन करता है? सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश राज्य करता है। इस वजह से मध्य प्रदेश को दर्जा दिया गया कि उसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। छोटी छोटी सी कहानियों के साथ ये कुछ नाम है। पहला, हृदय प्रदेश कहा जाता है। दूसरा, नदियों का मायका कहा जाता है। तीसरा, टाइगर स्टेट कहा जाता है। और चौथा क्या कहा जाता है? सोया स्टेट कहा जाता है। हार्टलैंड ऑफ इंडिया, रिवर बेड और द मैटरनल होम ऑफ रिवर्स, टाइगर स्टेट एंड सोया स्टेट, सारे के सारे नाम मध्य प्रदेश के हैं। इनको आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम मध्य प्रदेश राज्य को नहीं दिया गया है, दिया गया। इस टाइप से एक क्वेश्चन ओरिएंटेशन आपका बन सकता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर अपन लोग चले जाएंगे। जो अगला भाग है वो हमें बताता है स्टेट रिफॉर्मेशन, यानी कि राज्य का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय हमने देखा, अब हम लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किस तरीके से हुआ। तो अब क्या हो रहा है इसमें बेसिकली, कि जो पूरा का पूरा स्टेट रिफॉर्मेशन हुआ वो किस तरीके से हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया था, वो ब्रिटिश इंडिया में हमने अपने स्टेट्स को टोटल 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। ब्रिटिश ने हमारे इंडिया के स्टेट्स को, ये थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और एक जो भाग था लास्ट का, उसे यूनियन टेरिटरीज का नाम बाद में दिया गया जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। आज के डेट में आप उन्हें यूनियन टेरिटरीज के नाम से ही जानते हैं, राइट? तो ये वाला जो सेक्शन था, इसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देखो। पार्ट ए वाला जो सेक्शन था ब्रिटिश इंडिया में, वो सेक्शन था बेसिकली ब्रिटिश प्रोविंस। इंग्लिश वाले सुन रहे हैं, दोनों में कंफर्टेबल रहना, कोई टेंशन नहीं होगी किसी को, राइट? पार्ट ए जो था उसे नाम दिया गया था ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि ब्रिटिश प्रांत, राइट? जो ब्रिटिश प्रांत था, उस ब्रिटिश प्रांत में बेसिकली वो क्षेत्र आते थे जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, यानी ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था। ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल होने का बेसिक मीनिंग क्या है? ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल होने का बेसिक मीनिंग है कि जो ब्रिटिश थे वो अपने गवर्नर्स बैठाते थे,
और गवर्नर्स जो थे उनके ऊपर वाइसरॉय रूल करता था। जैसे आज हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल करता है ना, प्रेसिडेंट के अंडर सभी स्टेट्स में गवर्नर रूल करते हैं, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट था। अब वाइसरॉय जो है वो प्रेसिडेंट हो गया और ये गवर्नर वैसे के वैसे बैठे हुए हैं सारे स्टेट्स में। तो ब्रिटिश प्रोविंस में ब्रिटिश ने इन क्षेत्रों को यानी कि इन रीजन्स को ऑक्यूपाई किया हुआ था। इनका पूरा का पूरा जो लगान होता था यानी टैक्स, वो पूरा ब्रिटिश डायरेक्ट कलेक्ट करते थे, कोई परसेंटेज शेयर किसी के साथ नहीं होता था। यहाँ के लोग उन्हीं रूल्स को फॉलो करते थे जो रूल्स ब्रिटिश बनाते थे, यानी कि कंप्लीटली पार्ट ए जो था वो ब्रिटिश इंडिया था, यानी जिसे हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ द इंग्लैंड। एग्जैक्ट शासन जो रूल होता था इंग्लैंड का वो यहाँ पर चलता था। ऑलराइट, दूसरा आता है पार्ट बी। पार्ट बी जो सेक्शन होता था उसमें आते थे प्रिंसली स्टेट्स। ये वाला भाग जो था उसमें कौन से आते थे सेक्शंस? प्रिंसली स्टेट्स के। ये प्रिंसली स्टेट वाला जो सेक्शन था वो सेक्शन था जिसके अंदर रजवाड़ों का शासन था। रजवाड़े यानी कि द एरियाज वेयर द रूलर्स इंडिपेंडेंटली वर रूलिंग। लेकिन इन राजाओं के साथ ब्रिटिश ने कोलैबोरेशन किया हुआ था अपने रूल को आसान बनाने के लिए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि हम लोग बड़े स्तर पर सब लोगों के साथ मिलकर के ज्वाइन होकर के हम लोग शासन करें, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर इंडिविजुअली वो सारे एरियाज पर रूल करते ना तो दिक्कत होने लगती है उनको। बेसिक प्रॉब्लम उनके साथ क्या थी कि बड़ा पॉपुलेशन, एक तो ऊपर से बड़ा टेरिटरी, इतने सारे एम्प्लॉइज भी ब्रिटिश के पास थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, किंग्स के साथ कोलैबोरेट किया और उनके साथ उनको ये कह दिया कि भैया आप हमें एक टैक्स पे करते रहना, ईयरली आपके पास जो अमाउंट आ रहा है उसका एक टैक्स पे, एक पर्टिकुलर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आप हमें देते रहो एक परसेंटेज पर। हम आपकी स्टेट को पूरी तरीके से सिक्योरिटी देंगे, हम आपकी स्टेट्स की पॉलिसी को गवर्न करेंगे, हमारे रेजिडेंट्स आपके कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे, हमारे रेजिडेंट्स से आपको जो भी डिस्कशन करना है अपने रूल को आगे कंटिन्यू करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए, वो आपके लिए करेंगे, वगैरह वगैरह चीज। तो ये प्रिंसली स्टेट्स रजवाड़े थे। भोपाल इसी की एक रियासत थी, प्रिंसली स्टेट में आती थी, राइट। एंड पार्ट सी जो था उसमें प्रोविंस आते थे, लेकिन ये वो प्रोविंस थे जो चीफ कमिश्नरी रीजन्स के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? चीफ कमिश्नरी रीजन्स, क्योंकि इसमें चीफ कमिश्नर्स बैठाए जाते थे। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश प्रोविंस जो थे, उन ब्रिटिश प्रोविंसेस में गवर्नर रूल करते थे। इन द सेम वे जो पार्ट सी था उसमें चीफ कमिश्नर्स रूल करते थे ये भी प्रोविंस ब्रिटिश के अंडर, लेकिन इसमें चीफ कमिश्नर्स यानी कि थोड़ा सा लो ग्रेड ऑफिसर्स बैठाए गए, यानी कि कम पद पर बैठाए गए, ठीक है। यूनियन टेरिटरी उस समय पर एक ही बनाया गया था जिसका नाम था अंडमान निकोबार, जिसे आप पार्ट डी कह सकते हो, लेकिन इसे ऐसा कोई नाम खासा दिया गया नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इन चार पार्ट्स में से हमारे सामने मध्य प्रदेश में जो भाग थे उस समय वो तीन थे, और इन तीन भागों को मिलाकर के हमने क्या किया, उसका रिफॉर्मेशन किया है। What the theory here says, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। Theory says that before independence, the state of MP was not in existence। पहली चीज, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले आज का जो मध्य प्रदेश जिसमें आप बैठे हो, जिसको आप पढ़ रहे हो, वो अस्तित्व में नहीं था। In 1947, there are 3 categories of state। वर्ष 1947 में 3 कैटेगरी आई स्टेट्स की भैया। स्टेट पार्ट ए, स्टेट पार्ट बी, स्टेट पार्ट सी। मैंने नीचे पहले से मार्क कर रखा है, देख लो अच्छे से। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट पार्ट ए, स्टेट पार्ट बी, स्टेट पार्ट सी। दूसरा, पार्ट ए कंप्राइजेस सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस और बरार, सीपी एंड बरार के नाम से भी जाना जाता था। शॉर्ट फॉर्म में इसको सीपी और बरार ही कहते थे। सेंट्रल प्रोविंस मैंने बताया मध्य प्रदेश को कॉमन नाम से, इसी नाम से जाना जाता था और इस सबसे फेमस था। नागपुर इसका तब कैपिटल हुआ करता था। रविशंकर शुक्ल इसके तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये एक प्रोविंस था, ब्रिटिश प्रोविंस, जिसमें ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते थे और प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर्स के जैसे यहाँ पर बैठाया जाता था। जब मध्य प्रदेश भी पूरा ओवरऑल बन गया था ना, तैयार हो गया था 1956 में, तो मध्य प्रदेश में भी एक प्रेसिडेंट बैठाया गया था। उनका नाम था पंडित कुंजीलाल दुबे। हाँ, वही विधानसभा वाले। सही सोच रहे हो, अगर किसी को पता है सही सोच रहे हो। तो सीपी और बरार की बात अगर हम लोग करें तो इस पार्ट में आज का जो महाराष्ट्र प्रोविंस आता है या महाराष्ट्र स्टेट, उस टाइम पे वो बॉम्बे प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जिसमें कंबाइंड महाराष्ट्र गुजरात का रीजन था। उसका एक सेक्शन इसमें इंक्लूडेड था। लेकिन जब रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट मध्य प्रदेश के लिए हुआ तो वो लिंग्विस्टिक बेस पर हुआ था, लैंग्वेज के आधार पर। तो भाषाई आधार पर विभाजन की वजह से क्या हुआ कि जो मराठी भाषी लोग थे उनको अलग कर दिया गया, और जो रह गए मराठी भाषाओं से भिन्न उनको मध्य प्रदेश में ले लिया गया, बाकी को सबको कहां भेज दिया गया, बाहर कर दिया गया, राइट। एंड देन ये बोलता है पार्ट ए कंप्राइजेस सेंट्रल प्रोविंस इन बरार, पार्ट बी कंप्राइजेस सेंट्रल इंडिया। भाग बी जो पार्ट बी आपको प्रिंसली स्टेट्स में मिलता है, इसमें सेंट्रल इंडिया आता है। इसमें 2 स्टेट्स आते थे, द स्टेट ऑफ सिंधियाज एंड द स्टेट ऑफ होलकर, और इसकी 2 ही कैपिटल थी, ग्वालियर एंड इंदौर। ग्वालियर जो थी इसकी विंटर कैपिटल होती थी और इंदौर जो होती थी इसकी समर कैपिटल होती थी। ध्यान रखना, उसके बारे में मैं अभी बता दूंगा आपको, नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, लेक्चर आपको फॉरवर्ड किए जाएंगे, वो मैं बात करूंगा उसके बारे में।
पार्ट सी कंप्राइजेस विंध्य स्टेट एंड भोपाल स्टेट। पार्ट सी में 2 स्टेट्स आते थे जो चीफ कमिश्नरी रीजन्स के अंडर आ गए थे, इसमें एक विंध्य स्टेट था और एक भोपाल स्टेट आता था पार्ट सी के अंदर। भोपाल स्टेट को अलग भी कर सकते हो आप इससे, क्योंकि वो नवाबों की एक्चुअल टेरिटरी थी और नवाब हमीदुल्लाह खान जो थे वो इसके लास्ट नवाब रहे थे, यानी लास्ट क्राउन रूलर रहे थे, क्योंकि उसके बाद आने वाले सभी लोग जो है वो पटौदी फैमिली से जितने भी आते हैं वो लोग एक्चुअल रूलर नहीं माने गए, राइट। तो पटौदी फैमिली के जो लोग थे वो फिर एक तरीके से बोल सकते हो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अभी रिसेंटली शत्रु संपत्ति जो एनिमी प्रॉपर्टी का मामला आया था, उसमें जो चिकलौद पैलेस है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर चिकलौद का पैलेस है, ऐसा माना जाता है नवाब हमीदुल्लाह खान का। वो चिकलौद पैलेस जो है उसमें वो नेहरू जी को बड़ा पसंद था, ऐसा कहते हैं। नेहरू जी हंटिंग करने नहीं शिकार करने जाते थे तो वहीं रुकते थे। वैसे ज्यादातर ये माना जाता है मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल होते थे जिनका नाम था हरि विनायक पाटस्कर, आपने नाम सुना होगा। तब ऐसा कहते हैं मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो राज्यपाल थे हरि विनायक पाटस्कर, वो गुस्से में आ गए थे और उन्होंने नेहरू जी को इस बात के लिए बोला भी था, बोले बहुत गलत है, प्रधानमंत्री होने के नाते आप भोपाल स्टेट में आते हो और भोपाल में आकर के आप भोपाल में राजभवन में कभी नहीं रुकते, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको वहां रुकना चाहिए, लेकिन आज भी आपका नवाब प्रेम ऐसा है कि आप चिकलौद पैलेस पे चले जाते हैं। तो चिकलौद पैलेस जो था, ऐसा माना जाता है कि वो चिकलौद पैलेस नेहरू जी का इतना मतलब प्रिय स्थान था और ये बड़ा सुंदर पैलेस था उस टाइम पे, अब तो खैर नहीं रहा। नवाब हमीदुल्लाह खान जो थे वो इनका बड़ा आव भाव से स्वागत भी करते थे उस समय पर। नेहरू जी को वो भी पसंद आता होगा शायद कि नवाबी स्वागत जो है वो मिल रहा है तो हम इन्हीं के साथ रहें। ज्यादातर दरबार आयोजित होते थे, जैसे श्यामला हिल्स पर जो पहले श्यामल भवन हुआ करता था, आज की डेट में आप उसे जहानुमा पैलेस होटल के नाम से जानते हो, तो वो पहले श्यामल पैलेस के नाम से जाना था उस समय पर। तो वहां बड़ी दरबार आयोजित होते थे, पार्टियां कर की जाती थी, तो नेहरू जी को शायद ये सब पसंद आता होगा। आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर सकता हूँ। तो भोपाल स्टेट जो था, अच्छा इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी आया था भोपाल स्टेट को लेकर कि राजधानी क्या बनेगी। तब ऐसा कहते हैं भोपाल स्टेट जो राजधानी के लिए अंतिम तौर पर आया था दौड़ में, जबकि सबसे पहला जो दौड़ लगाई थी ना राजधानी बनने के लिए, एमपी की कैपिटल बनने के लिए, वो दौड़ लगी थी बेटा जबलपुर की। फिर जबलपुर के बाद कूदा इंदौर, फिर कूदा ग्वालियर, फिर कूदा भोपाल। भोपाल बिल्कुल लास्ट में कूदा है, जंपिंग लास्ट में हुई है। और जबलपुर में ऐसा कहते हैं सेठ गोविंद दास जो वहां के बड़े विख्यात या प्रख्यात व्यक्ति रहे, सेठ गोविंद दास ने वहां पर एक पूरा संघ बना लिया था और अपने विचार के समर्थन में आने वाले जो लोग थे उन लोगों को अपने साथ लेकर के उनके हस्ताक्षर कर एक दल को दिल्ली भेजा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस दल को दिल्ली में आमंत्रित किया और उससे उनकी सिफारिशें ली कि जबलपुर को राजधानी बनाना चाहिए। लेकिन इसी बीच में भोपाल के उस समय के अध्यक्ष बोले या फिर उस समय के मुख्यमंत्री बोले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वो बीच में आए और उन्होंने भोपाल को राजधानी बनाने के लिए कई अच्छे लॉजिक्स दिए। उन्होंने सरकार को ये बातें सुझाई अपनी सिफारिश में कि पहला राजधानी बनने के ठीक बाद जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली है वो ये है कि सरकारी कार्यों के लिए जो कार्यालय बनाए जाएंगे उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है या नहीं, क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम भी लगेगा और संपत्ति भी खर्च होगी। और मैं जहां तक जानता हूं भोपाल के नवाब तैयार हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो सदर मंजिल भी खाली करने के लिए तैयार है और सदर मंजिल में कई भवन और इमारतें आपको मिल जाएंगी जिनमें आप सरकारी दफ्तर खड़े कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी अन्य इमारतें भी देने को तैयार है, क्योंकि भोपाल की जो विरासत है अपने आप में, वो विरासत अपने आप में बहुत बड़ी है और उस विरासत में आप आसानी से अपनी इमारतें तैयार कर सकते हैं सरकारी कार्यालय के लिए। तो ये स्टैंड जो था वो बहुत सॉलिड स्टैंड मान लिया गया और इस स्टैंड को सॉलिड मानते हुए भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का फैसला ले लिया गया। ना भोपाल बिकेम द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। हुआ क्या है पता है, वर्ष 1955 में, ये भी मैं रियल बता रहा हूँ आपको और इस बात फुल फैक्ट को आप चेक करके देखना एक बारी, आपको बड़ा मजा आएगा। 1955 एक ऐसा साल था जिस साल पूरे जबलपुर शहर में, मैं क्या बात कर रहा हूँ, पूरे जबलपुर शहर में दिवाली नहीं मनाई गई। थोड़ी आवाज कट गई है सर आपकी। मेरी आवाज कट गई, कोई नहीं। कि 1955 वाज द ईयर, 1955 एक ऐसा वर्ष था जिस वर्ष में पूरे जबलपुर शहर में दिवाली नहीं मनाई गई थी। क्यों नहीं मनाई गई थी? इस बात के विरोध में कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्यों बना दी। क्योंकि सो कॉल्ड जो फौज थी लोगों की जबलपुर के समर्थन में, वो ये सोच रही थी या वो इस फिराक में थी या वो इस महत्वाकांक्षा के साथ बैठी हुई थी कि जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाएगा। लेकिन राजधानी कौन सी बनी? और राजधानी बन गई मध्य प्रदेश की भोपाल। इस तरीके से फिर भोपाल का जो कंसेप्ट था वो डेवलप हुआ था। और हमीदुल्लाह खान जो थे उस टाइम पे, वैसे भी वो तो बहुत स्ट्रगल के साथ नवाब बने थे, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कैसे भी करके भोपाल का कुछ तो इंपॉर्टेंस रह जाए, क्योंकि वो जानते थे। और दूसरा ये भी था कि जवाहरलाल नेहरू इसकी ओर इसलिए भी बढ़ रहे थे कि नवाब नाराज ना हो जाए।
क्योंकि नवाब नाराज ना हो जाए, उसका सिस्टम ये था कि जो ये पार्ट ए बी सी और यूनियन टेरिटरीज आप देख रहे हो, तो इसमें क्या था, जो पार्ट बी थे प्रिंसली स्टेट्स, ये राजाओं के थे, रजवाड़े थे, राजाओं के अंतर्गत थे। अब ब्रिटिश तो चले गए तो उनकी संधियां भी खत्म हो गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ये दिक्कत थी कि अगर ये रजवाड़े स्वतंत्र रहना चाहेंगे तो, और वो तो रहना चाहिए, राजा हमेशा स्वतंत्र ही रहना चाहता है, वो कभी किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। वो तो जानते थे डेमोक्रेसी आएगी और अगर हम इंडिया का पार्ट बन जाएंगे तो जो लोग आज हमारे सामने नजर उठा के नहीं देखते, कल को आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, और हमें इन्हीं के ऑफिसों में जाके इनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऐसा हम कैसे कर पाएंगे। तो ये नवाब तो बड़े नाराज थे। और हमीदुल्लाह खान का भी पहला रुझान जो था हैदराबाद के निजाम आसफउद्दौला के पास, आसफ जाह के पास था। आसफ जाह पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, हमीदुल्लाह भी ये सोच रहे थे कि मैं पाकिस्तान के साथ चला जाऊं। उस टाइम पर उनको बनाने की बहुत कोशिश की गई। और सबसे बड़ी समस्या ये है दैट बिटवीन दीज ऑल मीनवाइल दीज ऑल इंसिडेंट्स गोइंग ऑन 1944 से 1947 तक, यानी टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत में 3 प्रकार के दल काम करते थे। पहला जो दल था वो था ब्रिटिश एम्पायर का, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य, राइट। दूसरा जो दल था वो दल था पॉलिटिकल पार्टीज का, जैसे कांग्रेस हो गई, जैसे कि हिंदू महासभा हो गई, या हम बात कर लें स्वराज दल की, मैनी अदर पार्टीज वर देयर वर मैनी अदर पार्टीज। वो लोगों की बात उठाती थी पॉलिटिकल पार्टी और अपने एजेंडास को रखती थी। कम्युनिस्ट दल भी अब तक आ चुके थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो चुका था 1925 में। और एक और दल था, और वो जो दल था वो था चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। इसमें प्रिंसली स्टेट्स जो थे ना, उनके लोगों को, यानी रजवाड़े के राजाओं को सम्मिलित किया गया था। चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस के नाम से यह दल जाना जाता था। तीसरा चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस जो था, उसका काम सिर्फ एक ही था, वो काम था पॉलिटिकल पार्टीज और ब्रिटिश एम्पायर जो है, इन दोनों के साथ कोलैबोरेट करना और कोऑपरेट करते हुए आगे चलना और अपने रूल को आगे बढ़ाना। चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस जो था, उसके अध्यक्ष 1944 से 47, यानी उसके प्रेसिडेंट जो रहे, चेयरमैन जो रहे 44 से 47 के बीच में जो रहे हैं, वो रहे नवाब हमीदुल्लाह खान। क्या रहे हैं? नवाब हमीदुल्लाह खान। वैसे इनका नाम भी बड़ा खतरनाक मिलता है लिखा हुआ, अगर आप पढ़कर देखोगे ना, इनका नाम खोजोगे अगर आप एविडेंसेस में, तो आपको मिलेगा इनका असली नाम, जो वास्तविक टाइटल नेम है हमीदुल्लाह खान का, वो मिलता है। भोपाल के आगरे नवाब की बात कर रहा हूं। सिकंदर सौलत इफ्तिकार उल मुल्क बहादुर हमीदुल्लाह खान। दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ हमीदुल्लाह खान। व्हाट? सिकंदर सौलत इफ्तिकार उल मुल्क बहादुर हमीदुल्लाह खान। दिस इज द नेम। सुल्तान जहां बेगम ने इनको नवाब की गद्दी पर बैठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था 1926 में हमीदुल्लाह खान के लिए। ऐसा कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको रूल करने से मना कर दिया था कि ये आपके एयर अपरेंट नहीं हो सकते, यानी कि ये गद्दी पर नहीं बैठेंगे। तो कहते हैं सुल्तान जहां बेगम रातों रात जो थी उस समय पर लंदन पहुंच गई थी और किंग जॉर्ज पंचम से स्वयं लिखवा कर स्वीकृति लेकर आई थी, लॉर्ड किंग जॉर्ज फिफ्थ से। और उन्होंने फिर जब स्वीकृति दिखाई तब जाकर के ब्रिटिश वायसरॉय जो थे, उन्होंने ये मंजूरी दी थी कि हाँ ठीक है, आप इनको नवाब बना सकते हो। उस टाइम पर जो लॉर्ड इरविन थे, राइट। तो इनका भी अपना स्ट्रगल था। अब इनका रुझान कहाँ जा रहा था? इनका रुझान जा रहा था पाकिस्तान की ओर, निजाम के साथ। तो नेहरू जी इस बात से भी डरे हुए थे, तो उन्होंने बोला इसको कुछ तो मतलब क्या करें, कुछ तो लालच देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये भी एक कारण माना जा सकता है कि भारत सरकार उस टाइम पे ये सोच रही थी, या केंद्र शासन इस टाइम पे ये सोच रहा था कि भोपाल हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि भोपाल हाथ से निकला तो मध्य प्रदेश हाथ से निकला, इसलिए भोपाल को राजधानी बना दो। नवाब को देने के लिए एक चूरन हो जाएगा कि नवाब साहब ऐसा है, आप की जो शहर है भोपाल, आपकी रियासत को राजधानी तय किया जा रहा है इस प्रदेश की, वहीं पर सारी की सारी राजनीतिक विधियां, जो राजनीतिक क्रियाविधियां होंगी वो केंद्रित रहेंगी। ऑल द पॉलिटिकल मैकेनिज्म्स विल बी सेंटर्ड एट भोपाल ओनली। तो यू विल बी ऑलवेज इन द पावर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यू विल बी इन द पावर, डेफिनेटली यू विल ऑलवेज बी नो इन द हिस्ट्री। तो हमीदुल्लाह खान ने बोला ठीक है चलो। तो हमीदुल्लाह खान पहले हो गए, हमीदुल्लाह खान दूसरे हो गए शंकर दयाल शर्मा, और तीसरे कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। ये 3 लोग माने जाते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाने में अहम योगदान दिया। हु कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू मेक भोपाल द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? दीज 3 पर्सन्स वर, ये 3 व्यक्ति थे। पहला हमीदुल्लाह खान भोपाल के नवाब, दूसरा अध्यक्ष रहे थे, या आप कह सकते हो उस समय पर मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे प्रारंभिक तौर पर, राइट। नेक्स्ट पोर्शन की हम लोग बात करते हैं। अब ये पुनर्गठन आगे हुआ कैसे? तो ऐसा बताया जाता है दैट सीपी बरार जो था अगेन वाज क्लासिफाइड इनटू छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाकौशल। जो सीपी और बरार का रीजन आपको दिखाई देता है, वो छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाकौशल,
3 क्षेत्रों के साथ बांटा गया था। आज का जो आप छत्तीसगढ़ देखते हो वो पूरा का पूरा कहां आता था? विदर्भ, नागपुर पर्टिकुलर प्लेस विदर्भ में ही आता है, राजधानी थी उसकी, और महाकौशल जो आज जबलपुर का रीजन आता है बघेलखंड से जुड़ा हुआ। इसकी राजधानी नागपुर थी, द कैपिटल ऑफ इट वाज द नागपुर, एंड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस वाज द पंडित रविशंकर शुक्ल, हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। इन्हीं को मध्य प्रदेश का पहला चीफ मिनिस्टर। अच्छा, इसमें भी कुछ हो सकता है, देखो जरा दिमाग पर जोर डालो। क्या हुआ, जबलपुर वाले नाराज, तो क्यों ना उनके व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, महाकौशल क्षेत्र से मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनकी राजधानी तो नहीं बनाई, कम से कम मुख्यमंत्री तो बना दो। ये भी एक स्टैंड रहा होगा। हालांकि पंडित रविशंकर शुक्ल के लिए मुझे दुख इस बात का है कि वो पूरी तरीके से अपने मुख्यमंत्री पद को संभाल भी नहीं पाए थे। 31 अक्टूबर को अनाउंसमेंट हुआ, 1 नवंबर को शपथ हुई 1956 में, और 31 दिसंबर को ही एक बड़ा झटका लगा मध्य प्रदेश को कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, उन्हें दुनिया को छोड़ना पड़ा, अलविदा कहना पड़ा, और पंडित रविशंकर शुक्ल हमें छोड़कर चले गए उस समय पर। तब फिर सामने बात आई कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि भैया ये बात बिल्कुल सही है कि पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे 1950 के दशक में मध्य प्रदेश की समूची राजनीति में उनके कद का कोई नेता था ही नहीं। शुक्ल के कद का कोई नेता 50 के दशक में मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति में कोई था ही नहीं, और इस वजह से उस समय पर तत्कालीन फिर राज्यपाल ने जैसे तैसे एक निर्णय ले लिया, केंद्र सरकार के साथ समर्थन से उन्होंने विचार विमर्श किया, और भगवत जो राव मंडलोई थे उनको फिर मुख्यमंत्री का चार्ज दे दिया गया। लेकिन अभी भी कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा, कोई व्यक्ति फिर जैसे तैसे मिल नहीं रहा, तो फिर कैलाशनाथ काटजू आए, उनको फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरीके से फिर अच्छा वहां पे पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल हो गया था। मध्य प्रदेश बना, लेकिन मध्य प्रदेश बनने की ठीक बात स्टेबल नहीं हो पाया था, क्योंकि तगड़ा झटका मुख्यमंत्री जी की मृत्यु की वजह से हमें मिल गया था पहले मुख्यमंत्री। दूसरा था सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया जिसकी 2 कैपिटल मैंने आपको बताई है, ग्वालियर और इंदौर। कितनी राजधानियां थी? एक राजधानी थी ग्वालियर और दूसरी राजधानी थी इंदौर। मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, जो लोग लिख रहे हैं वो साथ में लिखते जाना। और ग्वालियर जो था भैया हमारा, वो था हमारा विंटर कैपिटल। दिस वाज द विंटर कैपिटल फॉर 6 मंथ्स, राइट। और इंदौर जो था वो था हमारा समर कैपिटल। क्या था भैया ये हमारा समर कैपिटल। ये था ग्रीष्म राजधानी और ये थी शीत राजधानी, राइट। ग्वालियर और इंदौर। क्लियर है? झपरा नहीं झपरा सबको? आगे चलते हैं। सेंट्रल इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1948। 1948 अप्रैल में सेंट्रल इंडिया जो था मध्य भारत को प्रांत बनाया गया था। 25 रियासतों के साथ ही अस्तित्व में आया था उस समय पर। इसमें टोटल 25 रियासतें थी, यानी रजवाड़े थे, और राजधानियां 2 आती थी, क्योंकि 2 ही सबसे बड़े रूल थे, पहला सिंधियागंज ग्वालियर एंड दूसरा होलकर से इंदौर, राइट। हाफ ईयरली कैपिटल रहती थी। इसके मुख्यमंत्री उस समय पर जो बनाए गए थे वो थे लीलाधर जोशी, प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, इस राज्य के, जो भाग पार्ट बी का था। After independence, Vindhya states came in existence with the assortment of 38 states of Bundelkhand and its capital was Rewa. विंध्य राज्य बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर के बनाया गया था। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड दोनों इसमें इंक्लूड किए गए थे। टोटल 38 स्टेट्स यानी कि 38 रियासतों को सम्मिलित किया गया है। और इसके पहले मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे वो थे शंभुनाथ शुक्ल। क्या नाम था उनका? शंभुनाथ शुक्ल, राइट। तो 3 मुख्यमंत्री मिले आपको। पार्ट ए मिला, बी मिला, सी मिला, ठीक है भैया। पार्ट ए रविशंकर शुक्ल, नागपुर कैपिटल। पार्ट बी, जल्दी बोलो, अपने मन में रिवाइज करते रहो, लीलाधर जोशी, द कैपिटल वाज ग्वालियर एंड इंदौर, हाफ ईयरली। देन आफ्टर पार्ट सी, द कैपिटल वाज शंभुनाथ, सॉरी, कैपिटल वाज रीवा एंड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वाज शंभुनाथ शुक्ल। इस बात को थोड़ा सा याद रखना, अपने ध्यान में बनाए। चलिए आगे की बात करते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला भाग जो हमसे बोलता है वो आपको यहाँ पर एक मैंने मैप भी दिखा दिया। देखो, when we are studying about the history and the geography, this is very very important that we should go with the maps always, right? ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे एक पिक्टोरियल इमेज हमारे अंदर बनता है, एक मैपिंग हो जाती है, क्लियर, उससे याद करना हमारे लिए आसान। मैंने स्टेट्स आपको बताए हैं। पहला भारत बी बनाया, बी बताया, सीपी और प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार, सीपी एंड बरार जो बताया, पार्ट ए का हिस्सा जो आता था। एंड देन आफ्टर मैंने पार्ट बी का, पार्ट सी का हिस्सा बताया जो विंध्य प्रोविंस के नाम से आता था। ये तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, राइट। फर्स्ट पार्ट जहां पर कैपिटल 2 आते थे, इंदौर एंड ग्वालियर। द सेकंड पार्ट ये रीवा राजधानी थी। थर्ड पार्ट सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार, जिसमें बघेलखंड, छत्तीसगढ़, नागपुर आदि का रीजन आता था। मैंने आपको बताया था महाकौशल, छत्तीसगढ़ और जो विदर्भ का रीजन था। ये नागपुर वाला क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में, विदर्भ, यही मराठी भाषी लोग आते थे, तो उनको अलग कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। कहानी क्या कहती है या किस आधार पर ये कहानी आगे बढ़ती है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इट सेज दैट मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन आधिकारिक रूप से 1 नवंबर 1956 को फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के अनुसार किया गया।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन ओरिएंटेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के लेक्चर का आ रहा है वो यही है। क्या क्वेश्चन ओरिएंटेशन है आपका? कि राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना गया, ने अपनी सिफारिश किस वर्ष प्रस्तुत की थी? इन विच ईयर द स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन, often named the फजल अली कमीशन, gave its recommendation? आप लगाओगे 1956। यहां पर एक चीज और आती है, सैयद फजल अली इनका पूरा नाम था। ये भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था वहां के। सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसे हमने फजल अली कमीशन यानी कि फजल अली आयोग नाम दिया था। हमारे सामने दो समस्याएं थी सबसे बड़ी उस दौर में। मैं ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाऊंगा क्योंकि ज्यादा पार्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आपके लिए नहीं है। मैं कम डिटेल में जाऊंगा और जल्दी से शॉर्टली आपको 2 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया की टेरिटरीज का जो डिवाइडेशन हो रहा था, उसमें 2 कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुए थे। पहला ये कि इंडिया का जो रिफॉर्मेशन होगा 28 स्टेट्स जो 1947 को हैं, उनको फिर से रिडिफाइन करना है, क्योंकि हमें प्रिंसली स्टेट्स को भी इसमें मर्ज करना है, प्रोविंसेस को भी मर्ज करना है, चीफ कमिश्नरी रीजन्स को भी मर्ज करना है, यूनियन टेरिटरीज भी लानी है। तो उनका रिफॉर्म, इसलिए मैंने बोला रिफॉर्म हुआ था। पुनर्गठन शब्द का प्रयोग ही हमने इसलिए किया, राइट? क्योंकि रिफॉर्मेशन का मतलब जो गठित तो पहले हो गया, अब हम फिर से पुनर्गठित कर रहे हैं ना। फॉर्म तो पहले हो गया, रिफॉर्म कर रहे हैं, फिर से उनको रिफॉर्म करने के लिए और स्टेट्स बना रहे थे। तो कहते हैं कि फजल अली कमीशन अपॉइंट किया गया था ये बात पता लगाने के लिए कि बेसिस ऑफ रिफॉर्मेशन क्या होना चाहिए। आई मीन हमारे पास 2 बेसिस थे जिन्हें हमने डिस्कस किया था उस समय पर। पहला था बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासनिक आधार पर हम क्या करते हैं, भारत के राज्यों का विभाजन या पुनर्गठन करें। प्रशासनिक आधार पर कि किस राज्य की क्या वास्तविक आवश्यकता है प्रशासनिक तौर पर, उन प्रशासन के हिसाब से। भाई हर जगह का अपना एक प्रशासन होता है, अपनी एक संस्कृति होती है। प्रशासन संस्कृति से भी निर्धारित होता है, भौगोलिक मान्यताओं से भी निर्धारित होता है, व्यापार से भी निर्धारित होता है, ट्रेड से भी डिपेंड करता है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन मेनी अदर पॉइंट्स, राइट? एडमिनिस्ट्रेशन जो उसके बेस पर स्टेट्स को डिफाइन किया जाए या फिर लैंग्वेज के बेस पर। लैंग्वेज की बड़ी समस्या थी, इसमें ये कहना लगा है भैया लैंग्वेज के बेस पर मत बनाना। काहे कि भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है कि अगर ऐसे बनाने निकलोगे ना तुम स्टेट्स, तो हर दूसरे घर में एक स्टेट बन जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ लाइन से 4 घर देखोगे तो हर एक घर में अलग भाषा बोली जाती है। इतनी विविधता है हमारे देश में, हम क्या कर सकते हैं? तो ये तो ठीक नहीं होगा कि दैट यू विल बी फाइंडिंग अ लिंग्विस्टिक बेस टू रिफॉर्म द कंट्री। तो अगर आप रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट करना चाहते हो तो आप किस बेस पर करो, ये पता लगाने के लिए फजल अली कमीशन बुलाया गया। कहते हैं कि इन्होंने लगभग 1 लाख लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट करके पता लगाया था और उन्होंने ये कहा था कि भाई लोगों का जो मानना है वो तो डेफिनेटली लैंग्वेज पर ही बेस्ड है, लेकिन इन्होंने एक जो सिफारिश दी थी उस सिफारिश में ये कहा था कि नहीं, आप लिंग्विस्टिक बेस पर ना बनाएं, ज्यादा अच्छा रहे। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाए जाते हैं तो भारत यूनिट रहेगा, यूनाइट रहेगा, क्योंकि इससे भारत में क्या नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई विरोध दर्ज नहीं होगा कभी। क्योंकि जब आप व्यक्ति को उसकी संस्कृति भाषा के अनुसार शासन देंगे, अभी क्या होता है ना, देखो अगर तमिलनाडु में मोदी जी को आप मुख्यमंत्री बना दो, भले ही वो कितने अच्छे नेता हैं, पूरे विश्व भर में उनको जाना जा रहा है, भारत के लिए तो भैया लोगों में दीवानगी इस हद तक है, अंधभक्त कहा जाता है उनके फॉलोअर्स को। बावजूद उसके एक बात बताऊं, तमिलनाडु के लोग उनको नहीं जिताने वाले। पता है क्यों? क्योंकि लोगों की पहली डिमांड होगी द पर्सन हु इज कमिंग टू रूल अस मस्ट बी स्पीकिंग इन आवर ओन लैंग्वेज। जो व्यक्ति हमें शासन करने आए वो हमारी भाषा जानता हो, भाषा का इतना महत्व है। तो फजल अली ने यही कहा था कि अगर ऐसा करते हैं तो यूनाइट रहेगा इंडिया, इंडिया की यूनिटी को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने सिफारिश की कि नहीं, प्रशासनिक आधार पर ही विभाजन हो, भाषाई आधार पर भी। बहरहाल मध्य प्रदेश का एक विभाजन भाषाई आधार पर हुआ है। मैंने आपको बताया पार्ट ए में विदर्भ का रीजन निकालकर अलग किया गया था, छत्तीसगढ़ और महाकौशल को छोड़ करके वो विदर्भ का रीजन मराठी भाषियों को बॉम्बे प्रांत में भेजकर किया गया था। ये भाषाई विभाजन तो था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मध्य प्रदेश का विभाजन भाषाई आधार पर था, was MP reformed on the basis of language, you will say yes, MP was reformed on the basis of language। सही है, क्योंकि उसका एविडेंस आपको मिल रहा है ना। विदर्भ हटके, विदर्भ जो हटाया गया वो लिंग्विस्टिक बेस पर ही तो हटाया गया। खैर, फजल अली कमीशन जो था वो 3 मेंबर्स कमीशन था। इसमें कुल 3 सदस्यों को सम्मिलित किया गया था। सबसे पहले सदस्य तो सैयद फजल अली ही थे, जो इस कमीशन के अध्यक्ष भी रहे, इसीलिए इनके नाम पर ही इसका नाम सैयद फजल अली कमीशन पड़ा। दूसरे थे भैया हृदयनाथ कुंजरू, इनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू, राइट। तीसरे व्यक्ति जो आते हैं उनका नाम था कवालम माधव पाणिकर। पूरा नाम लिख रहा हूं मैं ताकि कोई बाद में डाउट में ना पूछे।
कि सर इनका पूरा नाम, कभी कभी बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि सर इनका पूरा नाम क्या था। बेसिकली किताबों में इनका नाम सिर्फ के एम पाणिकर लिखा मिलता है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने में बिलीव रखता हूँ जैसा भी आप समझना चाहें। ओके, तो सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पाणिकर, फजल अली कमीशन। 1953 में ये आयोग बनाया गया था, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है दैट इन विच ईयर द कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, लाइट चली गई रे भैया, बारिश भी आ गई, कोई बात नहीं, अपन अंधेरे में भी पढ़ा लेंगे। 1953 जो था, 1953 में फजल अली कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था। फजल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स जो थी वो 1955 में रिप्रेजेंट की, यानी कि इस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कहने का मतलब है जो सिफारिश दी थी वो 1955 में प्रस्तुत की। इस सिफारिश के अनुसार मध्य प्रदेश का फिर पुनर्गठन शुरू हो गया। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन सैयद फजल अली कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुआ और फिर राजधानी भोपाल बना ली गई। भोपाल की पूरी कहानी मैंने आपको डिटेल में सुना दी है। डेट्स को याद रखने की जरूरत पड़ेगी, डेट्स को याद रखने की कोशिश करना। 2 इयर्स का डिफरेंस इन द रिपोर्ट है। 1956 में इस आयोग के आधार पर अधिनियम बनाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारत में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बनाया गया उस स्टेट रिफॉर्मेशन एक्ट राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर भारत को, सॉरी, मध्य प्रदेश को पुनर्गठित कर दिया गया था। राइट, नेक्स्ट सेक्शन हियर सेज व्हाट, बिफोर 1956, अब 1956 के पहले की स्थिति देख लेते हैं। एमपी वाज नोन एज द सेंट्रल इंडिया पार्ट ए। द स्टेट ऑफ एमपी देन फॉर्म्ड विद द असॉर्टमेंट ऑफ 4 स्टेट्स लाइक सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस, विंध्य स्टेट्स एंड भोपाल स्टेट्स। 4 भागों से मिलकर मध्य प्रदेश बना था। सेंट्रल इंडिया मध्य भारत से, सीपी एंड बरार यानी मध्य प्रांत और बरार से, देन आफ्टर सेंट्रल प्रोविंस, और उसके बाद विंध्य स्टेट, विंध्य राज्य, और भोपाल स्टेट यानी भोपाल राज्य, भोपाल रियासत आती थी। It is to be noted here that the Bundelkhand was the first state that announced the state to be merged with the Union of India. इस बात को ध्यान रखना, जो रियासत भारत में सबसे पहली ऐसी रियासत थी जो कि भारत के संघ के साथ विलय होना चाहती थी या उसके साथ अपने विलय की इच्छा व्यक्त जिसने की, वो रियासत थी बुंदेलखंड की, जो मध्य प्रदेश से संबंधित थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक भाग आता है बुंदेलखंड का। हमारे यहाँ छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जो जिले आते हैं वो बुंदेलखंड का हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश से कनेक्टेड फैक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। बाद में ये ना कहना कि सर आपने बताया नहीं, और आप ये भी ना कह सको सर आपको तो आता ही नहीं। ऐसा नहीं है बेटा, हम तो पितामह भीष्म, तुम में जो अर्जुन हो उसको हम बाद में देखेंगे। चलिए अगला भाग, नहीं भाई, पितामह भीष्म तीर मारने की शक्ति तो सिर्फ अर्जुन में थी। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मैप दिया गया। व्हाट द मैप सेज, नक्शे कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, मानचित्रों को पढ़ना और उनको सुनना आना चाहिए। मानचित्र चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोलते हैं इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, यहाँ पर भी कुछ कह रहे हैं। मैंने 2 मैप्स आपको शो किए। फर्स्ट कंप्लीट इंडिया का मैप है जिसमें आपको पूरा मध्य प्रदेश 1956 तक का दिखाया जा रहा है। ये जो पूरी बाउंड्री जो आपको ग्रीन और ब्लू कलर से शेडेड मिल रही है, ये पूरा पार्ट आपको दिखाया जा रहा है। तीनों के तीनों रीजन इसमें दर्शाए गए हैं। सबसे पहला ये जो है वो सेंट्रल इंडिया है, सीआई लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो रीजन है, यहाँ पर जो पार्ट सी है जिसके बारे में हमने बात करी थी, विंध्य प्रदेश, और ये वाला जो भाग यहाँ पर आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो भाग है वो पार्ट बी का है, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का। राइट, यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा नागपुर, ये पूरा का पूरा जो आपको ब्लू शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये सीपी एंड बरार का हिस्सा है, ये वाला जो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये सीपी एंड बरार है, वहां पर आप कंपेरिजन कर सकते हो इसका मेन मैप में। रीवा जहां आपको दिखाई दे रहा है वो डार्क ग्रीन शेडेड एरिया है, दिस वाज द रीजन ऑफ द विंध्य स्टेट। ये पूरा का पूरा विंध्य स्टेट का पार्ट था, कंफ्यूज मत होना बस, है ना, फिसलना नहीं कहीं से। और जो लाइट ग्रीन शेडेड एरिया है वो वाला सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, दिस इज द सेंट्रल इंडिया पार्ट, राइट, जिसकी राजधानी थी ग्वालियर और इंदौर। दिस वाज द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये मध्य भारत का पार्ट था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए, ये तो मध्य प्रदेश 1956 तक था, लेकिन जब उसको रिफॉर्म किया गया था मध्य प्रदेश को, तो उस मध्य प्रदेश में चेंजेस क्या क्या आए थे, उन चेंजेस की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। राइट, तो जो चेंजेस हमारे सामने आए वो चेंजेस थे, पहला हम लोग इसको हेडिंग दे रहे हैं ऑल्टरेशन ऑफ द रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पार्ट ए, मध्य भारत और भाग ए के क्षेत्र में जो परिवर्तन है। पहला परिवर्तन था कि सीपी और बरार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार में से मराठी भाषी क्षेत्रों को अलग करना था। हमने मराठी भाषी क्षेत्र अलग कर दिए। यहाँ पर देखो मैंने मैप में भी इनको शो किया हुआ है, नागपुर, वार्धा, चांदा, ये 3 रीजन्स यहाँ दिखाए गए हैं। बाकी के रीजन्स थे अकोला, अमरावती, बुल्डाना, भंडारा। ये 8 चीजें थी, 8 स्टेट्स आती हैं जो यहाँ से अलग हो गई। अब सवाल ये है कि सर आपने तो याद कर लिया, आप तो अलग आदमी हो, है ना, पर हम तो सर अलग आदमी नहीं है, तो बेटा तुमको अलग आदमी बनाते हैं, है ना। तो सीपी और बरार में से क्या क्या भाग अलग हुआ, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, उसको याद करने के लिए अपन क्या करने वाले, छोटी सी चीज अपन को याद करना है, एक सेंटेंस, वो सेंटेंस है बाबा, दूसरा गए कहां पे, चांद, फिर
वाया, कैसे, वाया नागपुर। बस ये याद कर लो, जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इट इज कॉल्ड व्हाट, बाबा गए चांद, गए साइलेंट है, इस बात को ध्यान रखना, जो गए मैंने लिखा है ना यहाँ पर, मैं रेड सर्कल कर रहा हूं उसको, गए साइलेंट है। बाबा गए चांद वाया नागपुर। तो क्या मतलब हो गया इसका, देखो, बा का मतलब बुल्ढाना, फिर ए मतलब अकोला, फिर बा मतलब भंडारा, ठीक है, फिर ए मतलब अमरावती, ठीक है, उसके बाद गए साइलेंट हो गया, चांद यानी चांदा, डब्ल्यू ए, दोनों को मिलाकर के बोलेंगे वारधा, वाई ए, दोनों को मिलाकर बोलेंगे यवतमाल, और नागपुर एज इट इज आ जाएगा, सेम टू सेम, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, बाबा गए चांद वाया नागपुर, खेल खत्म, बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, चांदा, वारधा, यवतमाल, नागपुर, 8 क्षेत्र अलग कर दिए, मराठी भाषी थे, जाओ बेटा बॉम्बे में मराठी बोलो, है ना। एक्सक्लूडिंग सुनील टप्पा गिवन टू राजस्थान, ये पार्ट बी का हिस्सा था। पार्ट में सुनील टप्पा महत्वपूर्ण भाग आता है, मध्य भारत क्षेत्र का हिस्सा था, मंदसौर जिले में, मंदसौर जिले में भानपुर तहसील का एक गांव है, भानपुर तहसील का एक गांव है सुनील टप्पा, दैट वाज गिवन टू राजस्थान एंड द कंप्लीट मंदसौर एंड द भानपुर वाज ऑक्यूपाइड बाय मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ले लिया, यानी पूरा मंदसौर आ गया, बस मंदसौर की तहसील का छोटा सा गांव दे दिया राजस्थान को, ले रो गरीबों तुम रख लो। देन आफ्टर पार्ट सी कंप्लीटली मर्ज है, जिस स्टेट में कोई ऑल्टरेशन नहीं हुआ वो पार्ट सी था। भैया जरा ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बाबा जी, बाबा जी कोशिश कर रहे हैं ये बोलने की कि which one of the following part of मध्य प्रदेश was not altered at the time of reformation, पुनर्गठन के समय पर मध्य प्रदेश का कौन सा भाग बिना किसी परिवर्तन के सम्मिलित किया गया था, आप लगाते हो पार्ट सी, यानी कि विंध्य स्टेट, समझ गए, विंध्य स्टेट जो था ना उसको एज इट इज मर्ज किया गया। देन फोर्थ, राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिला दिया गया, कोटा जिले में आती थी राजस्थान की सिरोंज तहसील राजस्थान में कौन सा जिला पड़ता था, कोटा, राजस्थान की सिरोंज तहसील जो कोटा जिले में आती थी उसको कोटा से छीन लिया गया, बोले चलो रे हमें दो, तुम्हारे काम की नहीं है तहसील, तो कोटा हमारे पास आ गई और विदिशा में जोड़ दी गई, और विदिशा में जोड़कर ये कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा ना ज्योग्राफिकली, मैंने बताया एमपी जब है सबसे गजब है, मतलब अभी गुना में और विदिशा में कनेक्टिंग पार्ट है, तो सिरोंज एग्जैक्टली ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो वो गुना में भी दिखाई देती है, लेकिन कुछ पार्ट लेकिन माना जाता है विदिशा जिले में, है ना, ये प्रूवन है, प्रशासनिक तौर पर इसको विदिशा जिले का हिस्सा माना गया, तो सिरोंज तहसील विदिशा जिले का भाग है, इस बात को ध्यान रखिए, राइट। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई फिर इसके बाद भैया, और बहुत ढोल नगाड़े बजे और बहुत हर्षोल्लास मनाया गया, 1 नवंबर 1956 का दिन था। देखो हमारा स्टेट ही बेटा क्या मतलब क्या है, नंबर 1, कैसा है, 1 नंबर, कैसा स्टेट है, 1 नंबर मतलब 1 नवंबर, स्थापना दिवस आता है 1 नवंबर को, अपना स्टेट कैसा रे, 1 नंबर स्टेट, 1 नंबर, और 1 नवंबर क्या है उसका स्थापना दिवस, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। On November 1956 there are 43 districts, 43 जिले थे मध्य प्रदेश में कुल जो बनाए गए, किन किन राज्यों को जोड़ा गया या किन किन क्षेत्रों को जोड़ा गया, मध्य भारत आया, विंध्य स्टेट आया, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के 8 क्षेत्रों को छोड़ करके पूरा पार्ट आया, राइट, उन सबको मिलाकर के अब हमारे यहाँ जो जिले बने वो 43 डिस्ट्रिक्ट्स बने, 43 जिले। लेकिन इसके बाद 1972 का वर्ष आया जब 2 जिले और बनाए गए, पहला भोपाल अभी तक जिला नहीं था, राजधानी जरूर बन गया था, लेकिन अभी तक भोपाल एक तहसील थी सीहोर जिले की, जो लोग सीहोर में रहते हो उन लोगों के लिए गर्व की बात हो सकती है, कर लो बेटा आज तुम गर्व, ये थोड़ी देर बाद तो वैसे भी भोपाल ही छाने वाला है, कौन पूछ रहा फिर, ओके। तो सीहोर जिले की एक तहसील भोपाल थी अर्लियर टाइम पर, अगर आपसे पूछा जाता है कि भोपाल राजधानी सॉरी भोपाल जिला बनने से पूर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में के अंतर्गत एक तहसील थी, आप लगाते हो सीहोर के अंतर्गत। दूसरा जिला बना था राजनांदगांव इन द सेम ईयर 1972 में, जो दुर्ग से सेपरेट किया गया, became another 2 districts and the number of districts in MP was now 45। अब 1900 देखो 1956 में मध्य प्रदेश में टोटल जिले थे 43, 1972 में कितने जिले हो गए, 45, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट सेज डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्मेशन कमिटीज भी बनी, जैसे स्टेट रिफॉर्मेशन कमिटीज बनी वैसे ही डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्मेशन कमिटीज भी बनी, यानी कि जिला पुनर्गठन समितियां भी बनाई गई, और जो जिला पुनर्गठन समिति बनी ना मेरे भाई,
वो 2 समितियां लाएंगी मध्य प्रदेश में। पहली समिति जो बनी थी, अगर आपसे ये पूछा जाता है मध्य प्रदेश की पहली जिला पुनर्गठन समिति कौन सी थी, आप बताते हो B.R. दुबे समिति, जो कि वर्ष 1985 में बनाई गई, 1985 में बनी थी। B.R. दुबे समिति की जो रिकमेंडेशन थी 1998 यानी कि 1998 में आई थी, और 1998 में जो रिकमेंडेशन आई, उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग टोटल 10 और नए जिले पुराने जिलों से पृथक करके बनाए गए। 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट्स एंड दे वर फॉर्म्ड। इनमें से कुल 4 जिले आज वर्तमान मध्य प्रदेश में आते हैं, बाकी बचे 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, राइट। ये कहता है, देखो यहां पर आपको एक वर्ड लिखा मिलता है 1983, राइट। इट वाज द डिस्कशन स्टार्टेड फॉर द फॉर्मिंग ऑफ द कमिटी, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ईयर लिखा है, लेकिन फॉर्मेशन 1985 में हुआ, इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। बड़वानी फ्रॉम खरगोन, खरगोन से बड़वानी अलग किया गया था, मध्य प्रदेश में जो आया, आज वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में। मुरैना से श्योपुर आया, जबलपुर से कटनी अलग हुआ, और मंडला से डिंडोरी। इसी तरीके से 1998 में सिंहदेव समिति भी आई, और सिंहदेव समिति की अनुशंसा इसी वर्ष में प्रस्तुत थी। सिंहदेव समिति की अनुशंसा के अनुसार 10 जून 1998, डेटेड है 10th of June 1998, 6 जून मत बोलना कोई भी मुझसे, 5 या 6 जून कहीं कहीं लिखा मिलता है। फाइनल जो डेटा आया हमारे पास उसके रिकमेंडेशन का, वो 10 जून को आया था, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बाद में नहीं फालतू बोलना। On the recommendation of Singdev committee, 6 new districts also formed. Total districts कितने हो गए? 10 तो B.R. दुबे समिति लाई, B.R. दुबे जी, और जो 6 लाए थे वो सिंहदेव समिति लाई थी, है ना। इस बात को ध्यान रखना, 10 डूबे थे, 10 डूबे थे और 6 शेर थे। मतलब B.R. दुबे समिति लाई 10 जिले और सिंहदेव समिति लाई सिंह यानी शेर, तो 10 डूबे थे और 6 शेर थे, कुल 16 हुए। भूलना मत कौन से में कितने जिले आए। उनमें से सिर्फ 3 जिले, यानी 6 में से 3 तो छत्तीसगढ़ चले गए विभाजन के बाद, 3 बचे हमारे पास। वो थे शहडोल से उमरिया अलग, होशंगाबाद से हरदा अलग, मंदसौर से नीमच अलग। नीमच बाद में बनाए, रिफॉर्मेशन के टाइम पे नीमच डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ठीक है। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आ गए आपके पास, यहां से जुड़े 45 पहले ही हो गए थे। नाउ 45 प्लस 16 कितना हो गया बेटा, जल्दी बताओ, 61 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो अब 1998 में हमारे पास टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, 61 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, राइट। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए टोटल अपने पास, 61 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। यहां पर मैंने आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, द कंप्लीट लिस्ट हियर, है ना। वो लिस्ट पूरे के पूरे स्टेट्स की है, 16 डिस्ट्रिक्ट्स जो बने थे, छत्तीसगढ़ चले गए वो भी, और जो मध्य प्रदेश में, श्योपुर फ्रॉम मुरैना, कटनी फ्रॉम जबलपुर, उमरिया फ्रॉम शहडोल, कोरिया फ्रॉम सरगुजा छत्तीसगढ़ गया, जशपुर फ्रॉम सरगुजा छत्तीसगढ़ गया, कोरबा फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़ गया, देन महासमुंद फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़ गया, डिंडोरी फ्रॉम मंडला मध्य प्रदेश में आया, देन जंजगीर चांपा बिलासपुर से सेपरेट हुआ, छत्तीसगढ़ चला गया, देन धमतरी रायपुर से छत्तीसगढ़ चला गया, देन कांकेर रायपुर से छत्तीसगढ़ चला गया, दंतेवाड़ा बस्तर से छत्तीसगढ़ चला गया, हरदा होशंगाबाद कहां गया, मध्य प्रदेश में, बड़वानी खरगोन से मध्य प्रदेश में, मंदसौर से नीमच मध्य प्रदेश में, कवर्धा राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ चला गया, राइट। द लिस्ट हैज बीन गिवन टू यू, उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैंने एक बार आपको नैरेट कर दिया है, बिकॉज़ दिस इज नॉट टू बी डिस्कस्ड हियर, दैट्स व्हाई हम इसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। अब आया नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ, इन 1998 there are 61 districts in MP, but the state reconstituted on November 1, 2001. 1998 में हमारे पास कुल 61 जिले हुए, और इन 61 जिलों में कितने, 61 जिलों में थोड़ा सा और चेंज आया कि लगभग वर्ष 1998, 99 और 2000 तक मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट छत्तीसगढ़ था, यानी पूर्वी भाग छत्तीसगढ़, उसमें आदिवासी बाहुल्य ज्यादा था। उन्होंने ये आवाज उठाना शुरू कर दी कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन प्रशासन के साथ हमारा जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। और क्योंकि हमारे लिए इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं, इसलिए हम चाहते हैं हमारे लिए एक नया स्टेट सेपरेट हो। मांग ज्यादा तेज बढ़ने लग गई। फाइनली 31 अक्टूबर 2000 को संसद ने इस बात को स्वीकृत कर लिया, प्रस्ताव पारित हो गया और छत्तीसगढ़ राज्य की अनाउंसमेंट कर दी गई। 1 नवंबर 2000 को अगले दिन छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रदेश से कुल 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए भैया, लगभग 30% 47% एरिया चला गया मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में। इसी के साथ मध्य प्रदेश का एक दर्जा भी छिन गया, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने का, द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, वो भी छिन गया। एंड अगेन द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वाज 45, और फिर से मध्य प्रदेश में जिले कहां कर रह गए, 45 बना कर रह गए, है ना। ये याद रखना आसान है। 61 जिले थे, उनमें से कितने सेपरेट हुए, देखो इनको कैसे लिख दो आप, एक काम करो, इनको है ना क्रॉस करके लिख दो, 1 को यहां लिख दो, 6 को यहां लिख दो, खेल खत्म। 16 डिस्ट्रिक्ट अलग आउट ऑफ 61, नहीं समझे। 61 थे, 61 को अल्टरनेट कर दिया, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को राइट मोस्ट डिजिट को लेफ्ट मोस्ट, इंटरचेंज डिजिट को बन गए, इतने जिले अलग हुए थे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भैया,
एंड देन आफ्टर ऑन अगस्त 15 2003, 15 अगस्त 2003 को 3 मोर डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड, 3 अन्य जिले बनाए गए। इसके बाद जब मध्य प्रदेश अब विभाजन हो चुका है तब 2003 को आया। ये था गुना से अशोकनगर सेपरेट हुआ, खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर सेपरेट हो गया, राइट। देन जो चेंजेस और आए इसके बाद, वो चेंजेस थे 2003 से 2008 तक मध्य प्रदेश में कुल 48 डिस्ट्रिक्ट रही, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन 5 साल बाद फिर क्रमशः 8 मई और 17 मई की डेट, 8 मई और 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर को सेपरेट कर दिया गया, सीधी से सिंगरौली को सेपरेट कर दिया गया। 2 डिस्ट्रिक्ट और बन गए, कितने हो गए? 50 हुए। देन 16 अगस्त 2013 को आगर को सेपरेट किया गया और 51वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। उसके बाद शहडोल को 2008 में ही बेटा 10वां डिवीजन बनाया गया मध्य प्रदेश का। शहडोल लास्ट डिवीजन था। छिंदवाड़ा भी प्रपोज्ड है, ध्यान रखना, छिंदवाड़ा को 11वां संभाग बनाने की बात चल रही है, अभी प्रस्तावित है कई समय से, अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, राइट। 15 फरवरी 2018 को नर्मदापुरम होशंगाबाद जो था उस संभाग का नाम बदल दिया गया था। संभाग नहीं बना, संभाग पहले से था, बस उसका नाम बदल दिया गया। संभाग इसको 1980 में बना दिया था एंड इट बिकेम नर्मदापुरम। तब से लेकर आज तक इसको नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। 28 अगस्त 2008 को इसे ये नाम दे दिया गया। तो 2008 में एक तो संभाग बनाया गया शहडोल और दूसरे संभाग का नाम बदला गया। अब ऐसा करके टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? आगर मालवा बन गया, उसके बाद आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट अब निवाड़ी आ गया 2018 में। इस बात को ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी भी बना। निवाड़ी को सेपरेशन कहां से मिला था बेटा? निवाड़ी वो सेपरेटेड लेटर फाइनली फ्रॉम टीकमगढ़, है ना, टीकमगढ़ से सेपरेट करके निवाड़ी को भारत मध्य प्रदेश का 52वां जिला घोषित किया गया, 52nd। तो अब टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स इन एमपी हो गए। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? टोटल मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, राइट। चलो इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत खिचड़ी बनी है तो। ये एग्जैक्टली प्रेजेंट मैप है मध्य प्रदेश के, जो हिसाब किताब आपको दिखाई दे रहे हैं। लास्ट फॉर्म स्टेट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो लास्ट फॉर्म स्टेट ये है, निवाड़ी से जो अलग हो रहा है, ठीक है, सॉरी टीकमगढ़ से जो अलग हो रहा है वो निवाड़ी आया है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये 52nd स्टेट है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी तब से लेकर आपका कोई एग्जाम हुआ नहीं है मध्य प्रदेश से संबंधित, तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जा सके, क्योंकि आपके लिए तो ये करंट अफेयर के सब्जेक्ट 2018 में भले ही हुआ हो, यू आर लिविंग इन 2020, क्योंकि बेटा तुम वैकेंसियों के भूखे लोग, टेक्निकल में बड़ी समस्याएं आई है, वो बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से इसके लिए, है ना। चलो एक बार फिर से देखते हैं, है ना। मैं यहाँ पर लिख करके थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, आप साथ साथ अपने मन में दोहराते जाइए, ठीक है। और उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट, वर्ष 1998 में डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म हुए। 1972 में तो 2 ही हुए, भोपाल और राजनांदगांव, उसको भूल जाओ, ठीक है। 98 के बाद फिर 2003 में 5 साल बाद, उसके बाद 2008 में 5 साल बाद, फिर 2013 में 5 साल बाद, और फिर 2018 में 5 साल बाद, ठीक है। 5वां साल का गैप है, देखो ईयर याद ही नहीं करने, एक ईयर याद कर लो। ये देखो +5 ईयर, फिर +5 ईयर, बेटा फिर +5 ईयर, और बेटा फिर से +5 ईयर, ज्यादा याद ही नहीं करना, क्लियर है। अब कैसे इसको देखना है, 1998 में कौन कौन से जिले बने, कहानी है, सुनो, हम फरमा रहे हैं। 1998 में देश में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई। समस्या थी कि जो लोग थे, लड़के थे, पुत्र जो होते हैं ना माँ बाप के, वो अपने माँ बाप को घरों से बाहर निकालने लगे थे। ले जाओ, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है, जाओ यहां से। माँ बाप बेचारे बेसहारा, उम्र हो गई है, बुढ़ापे में कहां जाए, तो कहां जाए, रहने का ठिकाना नहीं। तो बेचारे बोले भैया अब तो बड़ी नीच कटनी है पक्की उमरिया। माँ बाप क्या बोले, बड़ी नीच कटनी है भैया पक्की उमरिया। मेरा इतना लिखते ही आप लोग समझ गए होंगे, जितना दिमाग आपने यूज कर लिया होगा। बड़वानी, डिंडोरी, नीमच, कटनी, हरदा, उमरिया मिले। देन 2003 पर आ जाते हैं। अब क्या हुआ, माँ बाप को बाहर निकाल दिया, और जिसने निकाला उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, कौन कौन निकाल रहा है। तो 2 लड़कों का नाम सामने आया जिनने अपने माँ बाप को बाहर निकाला। ये समाज की बुराइयां थी, नामुराद लोग जो अपने माँ बाप को बाहर निकाल रहे थे, बेचारे बूढ़े, इन समाज की बुराइयां थी ना। तो 2 बुराइयां मिली। एक लड़के का नाम, बुराई जो थी उसका नाम था अशोक, और दूसरे का नाम था अनूप। बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, देखो बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर मिला। लड़कियों का नाम नहीं आता ना, लड़कों का ही नाम आता है। लड़की जो है निकालती नहीं, निकलवाती है, लड़का निकालता है, इसलिए मैंने लड़कों के नाम लिए। तो ये मत बोलना सर लड़कियां क्यों नहीं। 2008 आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भी बच्चा माँ बाप को घर से बाहर निकालेगा ये लीगल एक्शन के अंडर कंसिडर किया जाएगा।
संवैधानिक स्टेटस मिला, माँ बाप ने बोला चलो भैया किसी ने तो सुन, अब तो फिर से हम अपने घर वापस जाएंगे, अब तो फिर से हम माता पिता हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला, अब तो फिर से अपना राज रोलिंग पर आ गया। क्या आ गया? राज रोलिंग पर आ गया। दैट मीन्स व्हाट? अलीराजपुर और सिंगरौली मिला, मिला रे नहीं मिला? फिर से बता देता हूं, दिस इज बड़वानी, ना भूल जाओगे तुम, दिस इज डिंडोरी, दिस इज सर नीमच, सर ये है कटनी, ऐसा कैसा लिखा हुआ है सर, ये है हरदा, और सर ये रहा उमरिया, ऐसा है कैसा। दिस इज बुरहानपुर, कहां कहां से अलग हुए बता चुका हूं। दिस इज अशोकनगर, पूरी डिटेल आपको लेक्चर में दी गई है। दिस इज अनूपपुर, बेटा राइटिंग थोड़ी सुभान अल्लाह आ रही होगी, नो प्रॉब्लम, थोड़ा समझने की कोशिश कर लें। दिस इज अलीराजपुर और दिस इज सिंगरौली। ठीक है, दो जिलों को आप याद कर लीजिए। पहला है 2013 आगरमालवा, इनको मैं याद नहीं करवा रहा, 2018 निवाड़ी। बस सवाई मास्टर करवाया, तुम क्या करोगे बे घर पे, कच्चे तो अपने मन से भी करो यार भाई। तो दिस हिसाब किताब वाज डन, राइट। इस तरीके से जिले बने, अगर भूल जाओ तो ऐसे याद कर लेना। बड़ी नीच कटनी है, पक्की उमरिया, बुराइयां दूती, अशोक अनूप जिन्होंने घर से बाहर निकाला माँ बाप को, और फिर बाद में राज रूलिंग पर आ गया जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ से याद हो जाएंगे, भूलना नहीं रे, कसम है तुम्हें, कसम है तुम्हें अपने एमपी पीईबी व्यापम की, ध्यान रखना, भूलना नहीं इसको, और भूलो तो रिवीजन कर लेना। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं लेक्चर को आज के एंड कर दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर में कल मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए लास्ट पार्ट जो आ रहा है वो ये है, 1956 this was the year when the Madhya Pradesh was finally reformed, in which what has done total 43 districts plus 9 divisions। कितने डिविजन्स थे इस समय? 9 डिविजन्स। ऑलराइट, 43 डिस्ट्रिक्ट्स में अगला साल आया 1972, कौन कौन बना? भोपाल और राजनांदगांव, दो जिले बने, मैंने बताया था। तो प्लस 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए, प्लस 2 डिविजन्स भी ऐड हुए, और ये 2 डिविजन्स जो ऐड हुए ना बेटा, ये दोनों याद करना आसान है। ओ सॉरी, यहां पर नहीं ऐड हुए, एक मिनट माफ कीजिएगा, मैंने यही लिख दिया। ठीक है, अब आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया 1972 का, इसकी फाइनल स्ट्रक्चर की बात करें, 45 डिस्ट्रिक्ट्स नाउ, 45 डिस्ट्रिक्ट्स नाउ प्लस 9 डिविजन्स, राइट। इसके बाद अगला ईयर आया, दिस वाज 1980, 2 डिविजन्स बने। इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट्स 45 वैसे के वैसे रहे, पर 2 डिविजन्स ऐड हुए, 2 डिविजन्स ऐड हुए। ये 2 डिविजन्स कौन कौन से थे? दोनों भयंकर भयानक, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में रहे ना, वो वाले याद करने। पहला तो बेटा चंबल, याद करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा बस्तर, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक नक्सलियों से और दूसरे बागियों से। अब टोटल स्ट्रक्चर क्या बन गया भैया, यहां पर 45 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए प्लस 11 डिविजन्स हो गए। ठीक है, अब साल आया 1998, मध्य प्रदेश में टोटल डिवीजन बीआर दुबे समिति से 4 आए और 3 आए भैया सिंहदेव समिति से, ओके नो। लेकिन टोटल जिले छत्तीसगढ़ के अभी विभाजित तो हुआ नहीं 98 में, तो टोटल जो आए वो कितने आए? 16 डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए, डिविजन्स उतने ही उतने रहे। फाइनली कितने हो गए भैया? 11 डिविजन्स हैं एज इट इज, 16 डिस्ट्रिक्ट और जोड़ दो, टोटल स्ट्रक्चर क्या बन गया आप? 61 डिस्ट्रिक्ट्स प्लस 11 डिविजन्स। ठीक है रे, 61 होगा जिला और 11 होगा डिवीजन हो अपने पास। अब इतने में ही 2000 आया, और छत्तीसगढ़ ने बोला हम तो अलग हो रहे भैया, हम तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले। तो 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 16 डिस्ट्रिक्ट अपोजिट करना है ना, कर दो अपोजिट, प्लस 2 डिवीजन सेपरेट हुए। रिमेंबर रे, 2 डिवीजन कैसे याद रखोगे? देखो इसको तो मैंने क्रॉस करवा दिया था, लेकिन इसको कैसे याद रखोगे? देखो इसकी दोनों डिजिट्स को प्लस कर दो, 1 और 1 2, बन गया 2 डिवीजन। अब टोटल स्थिति क्या हो गई 2000 में मध्य प्रदेश की? फिर से 45 जिले प्लस 9 डिवीजन्स। इसके बाद हम कहां चले गए? वर्ष 2003 पे, राइट। 2003 में 3 डिवीजन और 3 डिस्ट्रिक्ट और बनी, प्लस 9 डिवीजन, टोटल क्या हो गया अब? 48 डिस्ट्रिक्ट प्लस 9 डिवीजन। फिर आया मामला 2008 का, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट और जुड़ गए, प्लस 1 डिवीजन भी जुड़ा, शेड्यूल। अब टोटल स्थिति कैसी बन गई? 50 डिस्ट्रिक्ट की बन गई भैया, प्लस 10 डिवीजन हो गए। और ऐसे ही करके फिर 2013 में 1 डिस्ट्रिक्ट जुड़ा,
1 डिस्ट्रिक्ट, और ऐसे ही करके 2018 में एक डिस्ट्रिक्ट और जुड़ गए भैया। अब भैया अपनी वर्तमान स्थिति जो हो गई हैगी, वो वाली स्थिति हो गई हैगी भैया, टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट प्लस 10 डिवीजन। दिस इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ मध्य प्रदेश। आज दिनांक 18 जून 2020 को दिन मध्य प्रदेश में 52 जिले और हैंगे 10 डिवीजन। और देखो इसे कहते हैं बदकिस्मती की क्लास खत्म करने पे आ गए हम, और ये देखो क्या हो गया कि लाइट भी आ गई, है ना। चलिए भैया, इसके साथ अपन क्लास को एंड कर रहे हैं। अब इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट फ्रॉम योर साइड, यू कैन शूट योर डाउट, है ना। पितामह भीष्म अर्जुन वाला सिस्टम, और उसके पहले मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, आ जाओ भैया मैदान में, मतलब कुरुक्षेत्र में। तो जिसको भी डाउट हो वो आ ही जाएंगे, अभी पूछ लेंगे सर से। उसके अलावा कल जो क्लासेस रहने वाली है, क्लासेस का टाइम फिर से कल सुबह रहेगा 10 बजे से। आप आ सकते हैं सुबह, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। आपकी क्लास रहेगी सुबह 10 बजे हाईवे की, सेम आईडी पासवर्ड से। और कल शाम को सेम टाइम पे फिर से राजीव सर से मिलेंगे अपन 7 बजे एमपीजीके के अंदर। अब किसी को भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या टेक्निकल इश्यू के रिगार्डिंग अगर किसी कुछ बात करना हो तो आप मेरा एक बार नंबर लिख सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको बोल देता हूँ, मेरा नंबर लिख लें 6261507534। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, 6261507534। आप मेरा नंबर देख सकते हैं। मैं एक बार चैट में भी लिख देता हूँ, एक बार आप चैट पे जाके चेक कर सकते हैं मेरा नंबर। मैं लिख देता हूँ अपना 6261507534। कल आपकी क्लास जो रहने वाली है वो सेम टाइम पे रहेगी शाम को, और सुबह 10 बजे से रहेगी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, हाईवे इंजीनियरिंग, सेम आईडी पासवर्ड के साथ। थैंक यू। अब जिसका जो भी डाउट है एक एक करके हैंड रेज करेंगे और वो पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन आ भी चुके हैं शायद, सर देख लेंगे, सर आंसर देंगे। इनकेस आज फर्स्ट लेक्चर है तो कम डाउट्स आते हैं, और पूरा थ्योरेटिकल है तो डाउट्स कुछ लोगों ने अगर आप अपनी तरफ से कोई डिस्कशन भी करना चाहते हो ना, इनकेस आप अगर कुछ बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बिल्कुल, क्योंकि जीएस इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन बेटा। जितना डिस्कशन होता है उतना हेल्दी होता है, उतना ज्यादा इंप्रूव भी होता है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है टीचर को वो फैक्ट नहीं पता होते, कहीं आपने अलग पढ़ लिए होंगे, बिकॉज़ यू आर आल्सो अ बिलोंगिंग ऑफ द मध्य प्रदेश, राइट। आई एम आल्सो अ बिलोंगिंग ऑफ द मध्य प्रदेश। तो आप वो भी डिस्कशन कर सकते हैं ताकि सभी बच्चों का भला हो, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई फैक्ट आज के लेक्चर से संबंधित कुछ पढ़ लिया था, सर वो गलत तो नहीं था, आप उसे कंफर्म कर लीजिए, तो वो भी हम बिल्कुल आपका करेंगे, है ना। मतलब आप स्वतंत्र हो कुल मिलाकर, अभिव्यक्ति की आजादी है आपको। सर कुछ लोगों ने चैट किया है क्या जिले को? अच्छा, आईसीएस मनु त्रिपाठी बोल रहे हैं। जिले को बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे अभी कमलनाथ बेटा, प्रशासनिक विभाजन ही होते हैं जहां भी होते हैं, प्रशासनिक आधार पर कोई भी विभाजन होता है। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, ये शायद तुमने या तुम लोगों में से किसी ने क्लास में ही मुझसे पूछा था पहले, जब अपनी मेन क्लास चल रही है उसमें भी पूछा था कि सर देखो, चाहे राज्य बने, चाहे जिला बने, चाहे देश बने, कोई भी बने, विभाजन का आधार हमेशा प्रशासन को ही माना जाता है, किसी और आधार को नहीं माना जाता आज के डेट में। तो जिस भी आधार पर विभाजन होता है, चाहे वो आपका निवाड़ी अलग हुआ, है ना, चाहे वो आपका आगर मालवा अलग हो, प्रशासनिक आधार पर ही विभाजन होता है। जब ऐसा लगता है, पहली चीज, जब ऐसा लगता है कि एक विशेष प्रशासनिक दल जो है वो इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को, जनसंख्या को नहीं संभाल पा रहा, तो उस जनसंख्या पर प्रशासन को और सुगम बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा सकता है, या किसी और अन्य प्रशासनिक आवश्यकता को महसूस करने की स्थिति में ऐसा किया जा सकता है। अन्य प्रशासनिक आवश्यकता को महसूस करने की स्थिति कैसी हो सकती है? जैसे कि किसी विशेष सांस्कृतिक स्थिति में ऐसा हो सकता है, किसी विशेष जनसंख्या की दृष्टिकोण में ऐसा हो सकता है, या किसी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में ऐसा हो सकता है ना। अब आप एक ही एरिया में तमिल लोगों को भी घुसा दो, एक ही एरिया में मलयाली को भी घुसा दो, एक ही एरिया में आप कन्नड़ को भी डाल दो, तो उन सबका प्रशासन एक साथ तो नहीं कर पाओगे ना, तो आपको सेपरेशन करने पड़ेगी। हालांकि ये सेपरेशन भी इज अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज वी वांट टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन मोर इजी और मेक द एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, है ना। इस वजह से हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। आप बोल रहे हो आगे, जैसे अभी कमलनाथ जी ने सरकार से 3, हाँ जी बिल्कुल बोली, बनाने की बात कही थी, कैबिनेट ने प्रस्ताव पास भी किया था, तो उसे प्रस्तावित बोलेंगे या अब नई सरकार आने के बाद तो फैसला कैंसिल? देखो, प्रस्तावित जो चीज हो गई वो तो प्रस्तावित हो गई, वो हमेशा प्रस्तावित ही है, उसकी तो वैसे भी कोई गिनती नहीं की जाती। गिनती सिर्फ उसकी की जाती है जो अंतिम तौर पर क्या किया गया हो,
ये बात सही है कि कमलनाथ जी ने अपनी तरफ से 3 जिले बनाने का प्रस्ताव रखा था, विधानसभा में प्रस्ताव गया था, बिल्कुल गया था उनके समय पर, लेकिन अब नई सरकार अपने हिसाब से सोचेगी कि उन्हें ऐसा करना है या नहीं करना, है ना। हाँ, अगर वो बना के चले जाते तो एक अलग बात थी, लेकिन वो प्रस्तावित था, प्रस्ताव रद्द भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेजोरिटी का खेल है सर, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगी उसके हिसाब से, क्योंकि जनतंत्र हमेशा एक ही चीज बोलता है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, वेयर द मेजोरिटी रिसीव्ड द टॉक इज ऑलवेज फाइनल फ्रॉम दैट साइड, है ना। ओके, हाँ, कुलदीप ने जो डाउट पूछा था वो इसी में आपका कंफर्म हो गया होगा, दैट वाज ओनली प्रपोज्ड, राइट। 19 मार्च 2020 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स विल बी क्रिएटेड बट नॉट येट, है ना। वो विल बी नॉट क्रिएटेड, वो सिर्फ एक प्रपोजल था बेटा, जो प्रपोजल अब पड़ा हुआ है, और क्योंकि हमारी सरकार जो है मार्च 2020 में ही बदल गई, तो अब ये सरकार फिर से तय करेगी, विधानसभा का सत्र बैठेगा तब बात होगी। अभी तो क्राइसिस के टाइम पे उन लोगों को ये सब कुछ सूझ नहीं रहा, तो अब आगे की बात तो हम लोग फिर तभी करेंगे। तो इट विल नेवर बी कंसिडर्ड अ करंट अफेयर फॉर यू, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। 3 जिलों को बनाने का सिर्फ प्रस्ताव गया विधानसभा में, मेरी बात सुनिए, कमलनाथ सरकार द्वारा, लेकिन वो कहीं से भी आपका करंट अफेयर नहीं बनता, क्योंकि जब तक उस पर अंतिम तौर पर विवेचन होकर के उससे पारित नहीं कर दिया था, उसे पास नहीं किया था, until it will be passed and the districts will be formed, this will never be come to your examination definitely, ठीक है। सोलह डिस्ट्रिक्ट जो सेपरेट है उसकी स्लाइड देखनी है। सिद्धार्थ सिंह आपको लेक्चर का पूरा पार्ट भेजने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप पूरा लेक्चर ही देख पाए, आप चिंता ना करें, ठीक है। मनीष मिश्रा, एक्सीलेंट, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सर जी, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने बेटा, बहुत बहुत थैंक यू आपका, ऐसे ही आप फीडबैक देते रहेंगे तो बहुत अच्छा। आज के लिए हम भी थोड़ा सा अपनी तरफ से माफी चाहते हैं कि कुछ ऐसे तत्व जुड़ गए लेक्चर में जिसकी वजह से आपके करीब स्टार्टिंग की करीब आधा घंटा ही खराब हुआ और लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, है ना। कल से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ओके, आपने पहली बार एमपी पढ़ा है, चलिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए मध्य प्रदेश इजी रहे और आपको जो पढ़ाया जाए पूरा एग्जाम में फंसे भी आपके लिए, है ना। निशा हुसैन, थैंक यू। सर पीवी में एमपी जीके के कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं? बेटा एमपी जीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि मैक्सिमम ओरिएंटेशन एमपी जीके से आ रहा है आपका, राइट, जो जनरल नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यानी सर, व्हाट इज द ऑफिशियल प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ द सिटी और डिवीजन ऑफ द स्टेट? इसके लिए आपको भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 पढ़ना चाहिए। जब आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे उसमें आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि किसे ये अधिकार दिया गया है, पूरी तरीके से स्टेट्स के लिए भी और सिटी के लिए भी, है ना। जैसे अभी आप रिसेंटली एक केस देख भी सकते हैं जो पिछले वर्ष का रहा, पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगाल करने का प्रस्ताव गया था, गृह मंत्रालय ने उसकी स्वीकृति नामंजूर कर दी थी, क्योंकि कोई भी जब प्रपोजल आता है तो उसे उस राज्य की विधानसभा से पारित कराना होता है बहुमत के साथ, and when it will be first passed from the with the majority from the state legislative assembly, it will be then forwarded to the central home ministry, then गृह मंत्रालय उस पर स्वीकृति देता है, तभी जाकर के पूरा मंत्रिमंडल और संसद उस पर विचार करती है, ठीक है। उसका आप डिटेल आप देखना चाहते हो तो पश्चिम बंगाल का केस आप पढ़ सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा, और आपको सबसे पहले उसके लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 पढ़ना होगा, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। चलिए, और किसी की तरफ से हो तो आप पूछ सकते हैं। आकांक्षा शर्मा, अच्छा आपने सर लास्ट प्रीवियस इसमें 8 क्वेश्चंस ही देखने को मिले हैं, बाकी करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज से देखे हैं, तो आपको किस पे फोकस करूं कि 50-50 वेटेज देखने को मिले? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि जो करंट अफेयर का सेक्शन बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक पोर्शंस के रिलेशन में ही बन रहा है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज एक्चुअली इन द करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स बनता है स्टैटिक से, और आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी always comes from the current affairs. For an example, अगर आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया निवाड़ी आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इन केस जैसे अगर आप आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में एम्स कहां पर स्थित है, तो वो क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि भैया कोविड-19 का एक मेन ट्रीटमेंट सेंटर रहा एम्स, तो वो करंट अफेयर से रिलेट हो गया, राइट।
और ऑल ओवर इंडिया लेवल पर देखा जाए तो वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं कंसर्न क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक पोर्शन से। तो आपको जरूरत ये नहीं है, देखो आप समझो, आपको जरूरत ये नहीं कि आप अंधी पढ़ाई करें। फ्रॉम माई साइड मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि आपको जरूरत ये है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी पर ध्यान दें, हर तरीके से जो आप एमपी में भी पढ़ रहे हैं उस पर वहां नजर बनाए रखें जहां पर आप करंट अफेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के कंसर्न में बात करें तो हनुमंतिया महोत्सव आता है। ये हनुमंतिया महोत्सव इस साल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके एक साल पहले यानी कि 2019-20 के वर्ष में उसको आयोजित नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ दी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस की वजह से। जो लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए मध्य प्रदेश में, सरकार चेंज होगी तो हनुमंतिया किया ही नहीं गया था, फिर गैप होकर के वो वापस हुआ, तो वो करंट अफेयर का एक सेक्शन बन गया 2020 में, तो डेफिनेटली इट विल बी आस्क्ड टू यू। तो इस तरीके के पार्ट्स को आपको इंडिया के कंसर्न में भी प्लस एमपी के कंसर्न में भी रिलेट करना होता है। दिस विल बी कॉल्ड एन स्मार्ट स्टडी। उसके लिए आपको रेगुलरली अपना कंसर्न बनाए रखना है न्यूज़पेपर्स में, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला आप लोगों को, क्योंकि आपको वो वाले न्यूज नहीं पढ़ने फालतू के पति पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, या ट्रक ने हाईवे पर 2 लोगों को रौंद दिया, वो नहीं पूछने वाला ट्रक का नंबर क्या था, या वो नहीं पूछने वाला पत्नी का नाम क्या था। इस टाइप की खबरें पढ़ने में बस मजा ही भर आता है ना। Nobody will ask you the questions। तो आपको सिर्फ वो खबरें छाट कर पढ़नी है तो आपके काम की है, बस सिर्फ इतना सा, है ना। तो उसके कंसर्न के साथ चलेंगे, आपको स्टैटिक पोर्शन से ही क्वेश्चन मिलेंगे, आप चिंता ना करें। देखो उस वेटेज पर हम जा भी नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली 50-60 रहेगा, 60-70 रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि एवरी क्वेश्चन हैज अ काइंड ऑफ करंट ओरिएंटेशन। मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, कंप्लीट अगर आप एक शहर का भी जीएस बात करोगे, जनरल नॉलेज की बात करोगे, भोपाल की बात करोगे, आपको पता है भोपाल में भी एक ताजमहल है, शायद आपको नहीं पता हो, मैं बता रहा हूं, भोपाल में भी एक ताजमहल है, पता है आपको। तो इतना हिस्ट्री है, इतना ज्योग्राफी है, इतना पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स है कि आप उसको पूरा याद ही नहीं कर सकते। इसीलिए क्वेश्चन ओरिएंटेशंस आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द करंट। सर एमपीपीएससी के लिए हेल्प करें बेटा, बिल्कुल करेंगे मिस्टर के। सर एमपीपीएससी करंट अफेयर्स कहां से करें? देखो आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस मुझसे इस तरीके से ना पूछें, मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूं। 2 चीजें होती हैं आपको जीवित रखने के लिए, एक होता है खाना और दूसरा होता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाइयों के रूप में जो आप लेते हो। मैं बहुत बार बच्चों क्लास में भी बोल चुका हूं, यहां पर भी बोल रहा हूं। अगर आप करंट अफेयर के सेक्शन को तैयार करना चाहते हो और आप मुझसे पूछते हैं कि सर मैं कौन सी मैगजीन ले लूं, कौन सी वेबसाइट से कर लूं, तो मैं कहूंगा कि आप मूर्खता कर रहे हो, क्योंकि आप बिना खाना खाए सीधे दवाइयां खाना चाहते हो। देखो मैगजीन्स, वेबसाइट्स ये सप्लीमेंट के तौर पर होते हैं कि जब हम खाने से पूरी तरीके से नहीं पचा पा रहे चीज को तो हम दवाई खा लेते हैं, या हम तबीयत खराब होगी तो आज दवाई खा लेते हैं। बिल्कुल वही क्रम है। न्यूज़पेपर आपका खाना होता है, इसलिए दैनिक तौर पर समाचार पत्र को कम से कम 1 घंटा जरूर दें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूज़पेपर को कम से कम 1 घंटा आपको देना ही है। आप कोई भी चूज कर लीजिए, जागरण चूज कर लीजिए, भास्कर चूज कर लीजिए, नई दुनिया, आप हिंदू चूज कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश के लिए विशेष पढ़ना चाहते हैं तो भास्कर से अच्छा और कुछ नहीं है, पत्रिका से अच्छा और कुछ नहीं है, क्योंकि एमपी के कंसर्न में वहीं से न्यूज ज्यादातर मिलेंगी, है ना। आप मैगजीन के लिए अगर एमपी के लिए जाना चाहते हो तो वैसे तो वो पीएससी के लिए आती है, लेकिन आप घटना चक्र को ले सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का अच्छा करंट अफेयर उसमें आ जाता है। या इसके साथ साथ अगर आप उसको और अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो जो रोजगार समाचार आता है उसमें मध्य प्रदेश के संबंध में बहुत अच्छे अच्छे समाचार मिलते हैं। वीकली न्यूज़पेपर है तो उसको आप शायद ऑनलाइन भी सब्सक्रिप्शन होने लग गया है तो उसका, तो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने तो उसको फिजिकली लेकर पढ़ा है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, आप उसे भी ले सकते हो, बहुत अच्छा है, आप उसे भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल, है ना। मेरी तरफ से उनके रिव्यू बहुत अच्छे हैं, घटना चक्र का भी रिव्यू अच्छा है, रोजगार समाचार का रिव्यू अच्छा है ना। प्लस लेकिन न्यूज़पेपर आपको पढ़नी है, क्योंकि खाना तो बेटा वही है ना, खाना भोजन जो है वो वही है। आप सप्लीमेंट पे डायरेक्ट मत जाइएगा, ये मैं आपसे हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट्स पर आप प्लीज डायरेक्ट मत जाइएगा। न्यूज़पेपर में कौन से सेक्शन ज्यादा फोकस करने चाहिए? देखो शुभम सूर्यवंशी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूज़पेपर के जो सेक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहला सेक्शन जो हमारे सामने आता है वो होता है कवर पेज। कवर पेज को अगर आप देखो तो वो न्यूज़पेपर का बेटा इंडेक्स होता है। इंडेक्स मींस आप अगर उस न्यूज पर देखोगे तो हर न्यूज के एंड में एक चीज लिखी होती है, दैट इट इज कंटिन्यूड ऑन पेज नंबर 19, पेज नंबर 8, आपने अक्सर देखा होगा। इसका मतलब वो सिर्फ खबर दी गई है। आप सबसे पहले न्यूज का हेडलाइन पढ़ें। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हेडलाइन से न्यूज समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए एक सब हेडलाइन नीचे और दी हुई होती है, उसको भी पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगी। जब हेडलाइन पढ़ लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ से कोई प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा आपको पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस भी ये सिखाएगा। जैसे आप ये समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि इस न्यूज को पढ़ना है या नहीं। प्लस आप सवाल है कि न्यूज़पेपर शुरू कैसे करें, तो वो आप जहां से शुरू करना चाहते हो वहां से शुरू कर लो। मेरे को खेल का पेज नहीं है बिल्कुल भी पसंद, मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ता हूँ मैं एडिटोरियल से शुरू करता हूँ, क्योंकि वहां से मेरा मन लग जाता है। या मैं इकोनॉमी से शुरू कर लेता हूँ, वहां से मेरा मन लग जाता है। आपको अगर स्पोर्ट्स से मन लगता है तो आप स्पोर्ट्स पेज से शुरू कर लीजिए, लास्ट में दिया होता है, सेकंड लास्ट में दिया होता है, वहां से। बस फिल्मी दुनिया, नवरंग रसरंग वाले चीज पर ध्यान मत देना, वो किसी मतलब का नहीं है आपके लिए। सर एज पर योर प्रेडिक्शन एमपीपीएससी ए मैकेनिकल में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं? बेटा इस बारे में अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकता, है ना। दिस विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। फिलहाल की स्थिति ये है कि बहुत लंबा समय हो गया कि आपको
वैकेंसीज नहीं दी गई है ना, तो उसके हिसाब से अगर आप देखो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो मैं आपको ज्यादा कंसर्न बता भी नहीं पाऊंगा, इस विषय की आप ज्यादा जानकारी वैसे हरीश सर से ले सकते हैं, वो आपको पूरी तरीके से बात में मदद करेंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे लायक तो नहीं होगा, है ना, इसके लिए मुझे माफ करें। ठीक है सर, ओके सर, आज की सेवाएं समाप्त करें। ठीक है सर, धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद आज के लिए। बहुत अमूल्य समय दिया सर ने। मस्त सोना और सपने में एमपी देखना जल्दी आ जाएगा। शंकर दयाल शर्मा को देखना, कैलाश नाथ काटजू को देखना और हमीदुल्लाह को जरूर देखना। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, कल सेम टाइम पे मिलेंगे। बिल्कुल सर, सेम टाइम पे मिलेंगे सर। ओके, थैंक यू सर।